आप सभी को रेमो का नमस्कार। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो आप कमेंट में लिखें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। देन आई विल, यहाँ आप चैट विंडो अरविंद खोल दीजिए प्लीज़। देन आई विल क्विकली स्टार्ट। ठीक है। सो कितने लोगों को पीडीएफ मिल गई थी? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द पीडीएफ? डाउनलोड कर लिया था आपने? ओके, चलिए जल्दी लिखिए कि आवाज़ आ रही है। मैं तो आ चुका हूँ, है ना, ऑन टाइम 10:30। थोड़ा सा ना लैग होता है यहाँ से ट्रांसमिशन में और आपके एंड पे दिखने में, है ना, कुछ 10 सेकंड का शायद लैग होता है, कभी कभी 20 सेकंड का भी लैग होता है। ओके, सो माइट भी आपको मैं थोड़ा देर से दिखाई दे रहा हूँ, बट मैं टाइम से आया हूँ, राइट। ओके, चलिए, कुछ लोगों ने लिखा या, तो इसका मतलब आवाज़ आ गई। कितने लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था? कितने लोगों को पीडीएफ मिल गया था? अरविंद एक बार वो टेलीग्राम ग्रुप का एक लगा देना पोस्टर, मैं बता देता हूँ, फिर मैं क्विकली क्लास शुरू करूँगा, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, आपको करना क्या है ना कि टेलीग्राम एक चैनल बना है और एक ग्रुप बना है, मैं लिख देता हूँ, उसको आप जाके ज्वाइन करिए। मैथ्स बाय रेमो करके एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें पीडीएफ और हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी और यहाँ पर सिर्फ हम ही पोस्ट कर सकते हैं, तो आप आसानी से इसको सर्च कर पाओगे, दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। एक हमने ग्रुप भी बनाया है, उसमें यही है मैथ्स बाय रेमो, उसके आगे एक जी लगा हुआ है। इस नोटेशन है कि वो ग्रुप है। ग्रुप में आप बाकी एस्पिरेंट्स के साथ क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हो। तो ये ग्रुप है और ये चैनल है, दोनों ज्वाइन कर लेना, क्योंकि चैनल में क्या होता है कि आप हमारे द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिलेगी ना आपको, तो वो आसानी से मिलेगी। यहाँ पीडीएफ आप आसानी से सर्च कर पाओगे, 3-4 पोस्ट पीछे जाके स्कैन करोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ ऑब्वियसली इस क्लास के बाद मिलेगा, जब ये पूरा पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम क्यूआर कोड लगाते हैं, उसके लिए वीडियो पहले यूट्यूब पे होना चाहिए, तो वो बाद में ही हो पाएगा। चले शुरुआत करें। और ये पीडीएफ अपने दोस्तों को भी दे देना, ये मत सोचना कि वो कॉम्पिटिटर हैं तो उनको नहीं बताएंगे, ऐसा मत करो। लोगों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। चलें शुरू करें। ओके, राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, यहां पर एक पहला जो सवाल आपके सामने है, पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर मेल्स। 2/3 मेल हैं और रेस्ट क्या है, फीमेल हैं। देखिए, रिएक्शन क्या होना चाहिए? जब भी इतना स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, पहला रिएक्शन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेल और फीमेल का रेशियो 2:1 है। यही आपको काम करना है। मैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे कर रहा हूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ठीक है, सीक्रेट बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी फ्री में, तो उसको अच्छे से लो, समझो। तो वंस यू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, अगर 2/3 एम्प्लॉई मेल हैं तो 1/3 फीमेल है, यानी 2:1 हुआ। वेरी सिंपल, ये इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा है कि 3/8 ऑफ मेल और 2/5 ऑफ फीमेल। 3/8 की बात कर रहा है। यू विल बी एक्चुअली विलिंग टू हैव ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8। अब आप बताओ, अगर ये नंबर आपको 8 से डिविजिबल चाहिए तो आप कहोगे कि इस नंबर को 8 रख लूं तो ज्यादा बेहतर है, तो क्या 8:4 रखने में भलाई है? यस, मैं इसको अगर 8:4 लेता हूं तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक, फिर आप कहोगे कि अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला है और क्या क्या पूछ रहे हैं। अब मैं पूरा सवाल पढ़ रहा हूं। मैंने आपको बताया कि ये चीजें और इस चीजों को आने में दिमाग में टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत आती है, इंस्टैंटेनियस आती है, मेहनत करोगे आपको भी आएंगी। तो 3/8 मेल हो गए, 2/8 फीमेल इंप्लॉइज हैं, ये टेम्परेरी इंप्लॉइज हैं। तो एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, टर्म डिफाइन किया है, टेम्परेरी इंप्लॉइज। फिर कह रहा है कि देखो परमानेंट इंप्लॉइज 740 हैं, तो यानी मुझे क्या है कि अगर मैं परमानेंट इंप्लॉय निकाल लूं, उसको मैं 740 के बराबर करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ये मिल जाएगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हर कैटेगरी में कितने हैं। बाद में पूछ रहा है कि 7/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सीड्स द नंबर ऑफ टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉइज बाई। टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉइज क्या है, अब लिखता हूं मैं। देखो, यहां पर अगर टेम्परेरी एम्प्लॉय लिखोगे, 3/8 निकालोगे तो यहां से क्या आएगा, 3 आएगा। यहां से आप 2/5 निकालोगे इस पर्टिकुलर नंबर का, तो ये कितना आएगा, 2/5 और 4 कितना होता है, 40%, ये होता है आपका 1.6। बेहतर है कि अगर आप इसको 80 और 40 लेते तो ये वैल्यू आपकी 30 और 16 हो जाती। देखो, 30 और 16 हो जाती। अब अगर ये 30 और 16 है तो आपको पता है कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज होंगे वो क्या होंगे, 50, और यहां से आप निकालोगे 24। इसका जो सम है, ये क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है, 740। अगर 74 पार्ट 740 के बराबर है तो 1 पार्ट 10 के बराबर हुआ, पर क्या ये आंसर है? नहीं। उन्होंने क्या पूछा है कि जो 7/15 है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपने यहां लिख रखा है, और देखना यहां पर जब आप 120 पार्ट्स लेके चल रहे हो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज,
इसका 7/15 निकालना है, तो ये चाहिए 8 7 से कितना हो गया 56 पार्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का 7/15 आपको आ गया 56 पार्ट्स, और जो टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉइज हैं वो कितना है 16। अगर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 40, पर क्या 40 आंसर है? नहीं, ये रेशियो का पार्ट है, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 400। देखो यहां पर जो कैलकुलेशन है वो मल्टी स्टेप है। ओके, मल्टी स्टेप कैलकुलेशन है, क्योंकि आपको रिलेट करना है। पहले तो हमने क्या किया, मैं रिवाइज करता हूं, क्विकली बताता हूं आपको। 2:1 मेल टू फीमेल, फिर मैंने इसको 80 और 40 क्यों माना, क्योंकि आपको पता है 3/8 निकालना है, तो 80 होगा तो ये डिवीजन करना आसान होगा। फिर टेम्परेरी निकला 30 और 16। 30 अगर टेम्परेरी है तो यहाँ 50 परमानेंट हुए, यहाँ 24 परमानेंट हो गए। सम कितना हो गया 74 जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ये 740 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 पार्ट 10 के बराबर आ गया। आंसर ये पूछ रहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं इनका 7/15 टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉइज से कितना ज्यादा है। तो पार्ट्स के टर्म में 120 का 7/15 निकाला मैंने, 56 आया। 56 - 15 कितना आया 40। 14 to 10 आपका आंसर होगा, क्योंकि पार्ट्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, इस सवाल को एग्जाम में करने के लिए ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, पर शांत दिमाग की जरूरत है। जब आपका फोकस क्वेश्चन पर होगा ना, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ये डुएबल क्वेश्चन है, एग्जाम में करना भी चाहिए, कुछ भी ऐसा खतरनाक लॉजिक नहीं है। पर इसमें जो कैलकुलेशन है उसके लिए शांत दिमाग नहीं होगा तो कैसे काम करोगे। तो मुझे लगता है आप सीजीएल निकालने के लिए आपको कंटेंट कम और योगा ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज नीडेड आई फील, है ना। शांत दिमाग, पैनिक नहीं होना है। ओके, तो क्या जल्दी से आपकी योगा क्लासेस शुरू की जाए, देखते हैं। चलिए, सवाल क्या कह रहा है कि 3 फ्रैक्शंस हैं एक्स वाई जेड, और वो इस तरीके से हैं कि एक्स से बड़ा है वाई, नहीं एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, और कह रहा है जिसमें सबसे छोटा है, कौन छोटा है जेड, उसको अगर ग्रेटेस्ट से डिवाइड करें यानी z/x करें तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है 9/16। फिर कह रहा है कि ये जो 9/16 है ये y से एक्सीड करता है किससे 0.0625 से। पता है इस क्वेश्चन में क्या था, इसका जल्दी से आपको फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखना है, जो कि आपका 1/16 होता है। कई लोग कह रहे हैं कि एग्जाम में स्टैंडर्ड परसेंटेज आए ही नहीं, ये वही है, परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है बस। देखो 6.25% जो होता है ये आपको पता है कि 1/16 होता है। किसी भी परसेंटेज का जो डेसिबल इक्विवेलेंट होता है वो 100 से डिवाइड करके आता है, तो 0.0625 अगर मैं लिखूं तो ये 1/16 ही होता है। आपको बस यही सोचना था। यहां पर y आपका हो जाता है 1/2। पूछा क्या इन्होंने, x प्लस जेड की वैल्यू पूछी है। अब बताओ y अगर 1/2 है तो x प्लस जेड यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कोई शंका है क्या आपको? अच्छा, कैसे निकलेगा जरा बताओ, क्या आंसर होगा, पता चल रहा है कुछ? मुझे तो दिख रहा है आंसर, मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन हुआ। ठीक है, कैसे हुआ देखो, ये अगर 1/2 आपने निकाल लिया तो x प्लस जेड क्या होगा आपका दिस माइनस वाई। अगर आप दिस माइनस वाई करना चाहते हो तो ये वैल्यू कितनी है आपकी 37/24, अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे, और ये वैल्यू आपकी क्या है 12/24। ठीक है, 37/24 12/24 अगर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 25/24। मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा, दैट्स द आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? दैट्स द आंसर। तो देखिए यहां पर इस सवाल में आप इस क्वेश्चन को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज दैट दिस फ्रैक्शन, राइट, दिस इज 1/16, क्विकली लिखना है, और जो ये कर लेगा उसका ये सवाल तुरंत हो जाएगा, वरना आपको समय लगेगा। ऐसा ही कुछ सवाल पिछले पेपर में भी था, टीसीएस मानी नहीं है, रिपीटिशन किया है उन्होंने फिर से मेंस में भी एक पेपर का अगले सवाल में। ठीक है, देखो क्या कह रहा है 11 डिजिट का नंबर है, तो डर जाओगे क्या 11 देख के? नहीं, क्रिकेट आप देखते हो 11 प्लेयर्स होते हैं, कितना मजा आता है आपको, तो ये भी अच्छी बात है। 11 डिजिट्स इन्होंने लिखी है। अब देखना इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको कि क्या स्किल्स आपको चाहिए, व्हाट यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चन फास्टर, जस्ट वर्क ऑन दैट। यहां पर कह रहा है कि ये 72 से डिविजिबल है। अब तो आपको रट चुका है कि 72 का मतलब 8 × 9 होता है। 8 से डिविजिबिलिटी चाहिए, 9 से डिविजिबिलिटी चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होनी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखो क्विकली आपको वो नंबर पता करना है जो 667 हो और एक डिजिट और हो और 8 से डिवाइड होता हो। कैसे पता करोगे? आप कहोगे देखो 8 × 80 डेफिनेटली डिवाइड होगा, मल्टीपल है, 640 आया। फिर आप क्विकली सोचो दिमाग में लगा के, 32 और ऐड करते हैं 8 × 4,
तो मुझे 672 मिल जाएगा। कोई और नंबर बता सकते हो जिसमें 6 7 हो और लास्ट में कोई ऐसा डिजिट हम डालें कि वो 8 से डिवाइड हो जाए? टेल मी एनी नंबर। नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर अगला मल्टीपल देखोगे 8 से ऐड करके तो 680 मिलेगा। 8 आ गया यहां पर, मुझे तो ये 7 चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज 2। y2 मिल गया आपको, समझ में आ गया सभी को कि y मेरा 2 होगा। अच्छा, y अगर 2 हो गया तो अब x कैसे निकालोगे? आप कहोगे y 2 हो गया तो इसको यहां से हटा दो और इसको आप 2 लिख दो। अब आप कहोगे इसका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, डिजिट सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिट सम अगर 9 से डिवाइड होना चाहिए तो देखो मैं क्या क्या करने जा रहा हूं। मैं कहूंगा 7 और 2 9 हटा दो, जहां जहां 9 बन रहा है उसको हटा दो। 6 और 3 हटा दो, 7 और 2 हटा दो। मैं कहूंगा ठीक है, सब कुछ हटा दिया। अब क्या क्या बचा? आप कहोगे देखो यहां पर आपको बच रहा है 4 8 12 और 6 18, 6 8 14 और 4 18, हट गया कि नहीं? अब देखो आपके पास क्या बचा, आपके पास सिर्फ बचा x + 5। ये आप चाहते हो कि ये 9 का मल्टीपल हो या 0 हो। 0 रखेंगे क्या? अगर 0 रखेंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा। x नेगेटिव नहीं हो सकता, x एक डिजिट है। x को यहां पर क्या रखेंगे? अगर 9 रखते हैं तो x + 5 अगर 9 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। और अगर हम इसकी कोई और वैल्यू रखते हैं जैसे 18 रखेंगे तो x मेरा 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा। ठीक, जो नहीं चाहिए मुझे, सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 4। x अगर 4 हो गया तो यहां पर आप कहोगे 5 × 4 बन गया प्लस 8 × 2 बन गया, जो कि आपका हो गया √36 और वैल्यू क्या आ गई आपकी? 6। कितने लोगों को समझ में आया? इजी है, ठीक है। तो करना कुछ खास नहीं था, बट अगेन देखो सवालों में हमेशा ये आप देखो 2019 एस्पिरेंट्स, व्हाट मेक्स यू ए फास्ट क्वेश्चन सॉल्वर, राइट? व्हाट मेक्स यू ए फास्ट क्वेश्चन सॉल्वर? आपको फास्ट क्वेश्चन सॉल्वर बनाता है कि हाउ क्विकली यू कैन ब्रेक अप द क्वेश्चन एंड सॉल्व इंडिविजुअल पार्ट्स। फोकस ऑन दैट ओनली। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही रिमार्केबल सवाल है, बट इसके जो स्टेप्स हैं, जैसे ये पता करना कि ये नंबर 672 है, कौन जल्दी करेगा? दैट विल टेक द लीड, दैट विल टेक द लीड। सो दैट्स वेयर यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ कि आप थोड़ा तेज सोच पाओ, है ना, और एग्जाम में दिमाग शांत रहे। दिमाग शांति के लिए कुछ प्राणायाम बाद में बताऊंगा मैं आपको। ये देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपाती। दो नंबर्स दिए, उसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है और मीन प्रोपोर्शनल जो है इन दोनों का रेशियो निकालना है। निकालें? थर्ड प्रोपोर्शनल पता है आपको कैसे निकलता है कि अगर ये रेशियो 1/2 है तो यहां भी ऊपर आप रखो यही नंबर 0.8 और 1/2 बनाना है तो ये 1.6 होना चाहिए। जो रेशियो, देखो मैं फिर से लिखता हूं तो ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 0.4 और 0.8 का जो रेशियो है, 0.8 इधर लेके आते हैं, वही x की वैल्यू, ये x थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो आपको पता है कि ये 1/2 है तो ये 1/2 के लिए 1.6 चाहिए। अब इतना तो मेंटली सोचो यार, आदत डालो, ठीक है? आदत डालोगे कि नहीं? इतना तो मेंटली हो सकता है अगर दिमाग शांत रहे तो, ठीक है? ये मान के चल रहा हूं आपका दिमाग एग्जाम में शांत रहेगा, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा बाद में। तो ये 1.6 हुआ। तो 1.6 जब x की वैल्यू आ गई तो आपको न्यूमरेटर मिल गया। व्हाट यू नीड नाउ, अब आपको चाहिए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसे आएगा? मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है, गुणोत्तर माध्य। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। एक्चुअली आंसर तो यहीं से निकल आएगा, बट मैं जानबूझ के आपको थोड़ा और मेहनत करवाता हूं, ठीक है? 13.5 × 0.24। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या होगा इसका स्क्वायर रूट? क्या होगा इसका स्क्वायर रूट? बताओ। आप थोड़ा सा ब्रेक करके लिखो। आप कहोगे इस वैल्यू को मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको अपॉन 100 करूंगा, ये 24 बन जाएगा। 24 आपका ऐसे कर सकता हूं मैं, 3 × 4 × 2 कर सकता हूं। ये वैल्यू आपकी 15 × 9 बना देगा, कुछ ऐसा, है ना? या फिर आप कहोगे 27 × 5 लिख सकते हैं। 27 × 3 आपका 81 बना देगा। ऑलराइट, साथ ही साथ और क्या वैल्यू आई आपकी? एक, अगर आप यहां से देखो, मैंने कहा कि यहां से आप निकाल लो सीधे आपकी 3, तो ये आपका 9 × 3 27 × 3 और निकालिया 5 × 4 20 बना कि नहीं बना? और ये आपका हो जाएगा इधर 40। सही लिखा है मैंने कि गलत लिखा है कुछ? बताओ जरा। ऑलराइट, क्या ये 40 होगा? देखो यहां पर ये जो वैल्यू है ना, मैं फिर से अलग से लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने आपसे ये कहा कि आप 135 को 27 × ऐसे लिख लो। मैंने एक डेसिमल गायब किया था, लेकिन मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाओगे। 27 × 1.5 लिखें, 15 होता है? नहीं, 0.5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 13.5। 27 का हाफ ही तो है भाई, ठीक है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
ये जो वैल्यू है मैंने इसको बोला कि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये मेरा नंबर जो है, ये एक 3 यहां से निकाला, ये 3 यहां डाल दिया, और जो वैल्यू आपकी 8 है वो यहीं रहने दो आप ऐसे, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मल्टीप्लीकेशन आपको दे देगा 4, ये मल्टीप्लीकेशन आपको दे देगा 81, 100 नीचे ही है, इसको ऐसे रहने दो। अब जब आप इसको बाहर लाओगे तो यहां से क्या बाहर आएगा, यहां पर 18/100 बाहर आ जाएगा, 100 आएगा, 10 आएगा, 1.8 बनेगा, 1 पॉइंट आप यहां डाल दो, 8/9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना उन्हें लिखना है जिनको बहुत ज्यादा शक रहता है, ठीक है, खुद के ऊपर। अगर आपको शक नहीं है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, और वो दिमाग आपको ये लगाना होगा कि 1.6 है, तो अगर रेशियो में सिंप्लीफिकेशन करने जाएंगे तो इसी के बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। इट नीड लिटिल कन्विंसिंग पावर आपको, ठीक है, एग्जामिनर के दिमाग में थोड़ा घुसना पड़ेगा, वरना आप यहाँ भी डाउट रेज कर सकते हो कि कुछ भी हो सकता है कि 1.6 ऊपर है, नीचे ऐसा कोई टर्म आ सकता है कि वो कुछ और बना दे, ठीक है, कि नीचे 1.6/5 बन गया, ठीक है। बट एनीवेज मुझे पता है कि आपने अगर पहले मेरे सॉल्यूशन देखें तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट द आंसर विल बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, देखो ये सवाल क्या है। अब इस सवाल को देख के ना कई लोग होते हैं एग्जाम में, कहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। पता है आपको सब कुछ आता है, मैं आपको बताता हूं, लेट्स से आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है तो भी ये क्वेश्चन आप कैसे लगा दोगे। एक सवाल पूछना है मुझे, अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाता x + 1/x = 4, ऐसा कुछ दिया जाता और आपसे पूछा जाता, या इसको k कर लो, x³ + 1/x³, तो आप कहते हैं ये a³ - 3a होगा। कितने लोगों को पता है बात? सबको आता है, सबको आता है कि नहीं? ये चीज आती है ना। अब यहां पर वो चीज नहीं दिख रही है, आपको नहीं दिख रही तो बनाओ ना। जैसे आपने कहा कि ये देखो, ये दिया हुआ है और मुझे ये निकालना है। देखो जब आप ये देखोगे तो आपके दिमाग में यही चीज घूम रही होगी कि अगर ये दोनों सेम होते, अगर ये दोनों सेम होते तो मेरा काम बड़ा आसान होता। होते कि नहीं होते? ठीक है, कर लेते हैं। कैसे करोगे आप कहोगे इन दोनों को अगर मैं सेम करना चाहता हूं तो मैं एक बार क्या करने जा रहा हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 64x³ बनेगा, और ये आपका 64x³ नीचे आ गया नहीं आ गया। और यही है कि जो आंसर लाना था, लेट्स से मेरा आंसर x था या k था, तो अब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4k हो जाएगा बस, ठीक। अब आप कहोगे ये टर्म कैसे आएंगे? मैं कहूंगा ये टर्म आने के लिए यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए। कई लोगों को देखिए इसका स्टैंडर्ड भी मुझे पता होगा, वैल्यू नहीं पता है तो जानने की कोई जरूरत भी नहीं है, राइट। आप कहोगे यहां पर भी मैं ऐसे कुछ देखना चाहूं अगर, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4x बनेगा, ये आपका 1/4x बनेगा, और ये वैल्यू आपका 12 बन जाएगा। अब अगर ये पता है, समथिंग प्लस 1/समथिंग पता है, और आपसे पूछा जा रहा है समथिंग क्यूब प्लस 1/समथिंग क्यूब, तो आप कहोगे 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12³ - 3 × 12। कितने लोगों को कम से कम शंका नहीं हो रही है कि आंसर यही होगा? अब k की वैल्यू आपकी आ गई कि नहीं? 12³ - 3 × 12/4 इज व्हाट द आंसर इज। सॉल्व कर लो आप, 12 कॉमन ले लो यहां से। 12 अगर कॉमन ले लोगे तो यहां से क्या होगा, देखो बचेगा 144 - 3 इज 141 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड हो गया, ये 3 आ जाएगा, 423 आगे वैल्यू कहां दिया हुआ है, ए ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो देखिए क्वेश्चन को देखकर अब मैं क्या कर रहा हूं ना, देखिए मैं आपको ये समझाता हूं। कई लोगों को ये फॉर्मूला सीधा पता होगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम, क्या करना है, जब भी ऐसे सवाल आए ना तो किसी ग्रुप में जाके मत डाल देना कि मेरे को आंसर बता दो। लेट्स से आप नहीं जानते हो, यही लर्निंग प्रोसेस है। यू जस्ट ट्राई टू थिंक कि जो मुझे निकालना है उसके लिए वो लेट्स से मैं यही सोच रहा हूं कि यार ये ऐसा होता तो आसान होता मेरे लिए, तो ऐसा बनाओ, देन यू विल गेट द आंसर। यू एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग इन ए राइट वे, ठीक है। थोड़ी दिमाग को खोलो, सब चीजें आसानी से हो जाएंगी। देखो सवाल क्या कह रहा है कि 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 1/3% ऑफ द नंबर बाई। अब बताता हूं, यहां भी इस सवाल को करने के लिए शांत दिमाग की बहुत आवश्यकता है, वरना आप समय बर्बाद कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये किसी काम का नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, नॉट रिक्वायर्ड। 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, क्यों काम का नहीं है? क्योंकि अगला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है
कह रहा है 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33% ऑफ द नंबर बाई। तो यहां जो इस परसेंटेज का बेस है वो नंबर, यहां जो बेस है वो नंबर, इनके बीच में अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो मुझे बेस नंबर नहीं चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? जब दोनों परसेंटेजेस के बेस सेम हैं और मान लिया उनके बीच में मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, आई डोंट नीड द नंबर एट ऑल, आई कैन डू इट, ऐसे ही कर सकता हूं मैं। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हो कि लेट्स से कि 28 जो है आपके पास, ये 33 1/3 से कितना परसेंट कम है। ठीक है, जिन्हें थोड़ा ये परसेंटेज देखने में तकलीफ हो रही है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका 100 बन जाएगा और ये आपका 84 बन जाएगा और यहां आंसर दिख जाएगा कि ये 16% लेस है। ये ऑप्शन, ये सी ऑप्शन हो गया आपका। बट पता है आपको क्या, दिस आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट नीड्स क्लैरिटी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि यहां पर पहले स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं है? यहां पर ये आपसे कह रहे हैं कि 28% ऑफ एक्स जो है कितना कम है, 33 1/3% ऑफ एक्स। जब इनके बीच में मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, आप जरा परसेंटेज चेंज का प्रोसेस देखना, घर जाके करना, माइनस माइनस करके जैसे भी करते हो, आपको पता लगेगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स आएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका रोल ही नहीं है। तो जब इसका रोल ही नहीं है, देन आई कैन डायरेक्टली डू विद द नंबर्स और नॉट। यस, सो 28 33 1/3% से कितना कम है, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड्स। क्योंकि कभी भी कोई भी दो नंबर जिनके बीच में आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, उसको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, नंबर बदलता नहीं है, परसेंटेज चेंज नहीं चेंज होता है। क्लियर? दैट्स हाउ यू कैन गेट द आंसर। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि पेपर में दिमाग का शांत होना जरूरी है। लोग कहते हैं कि एग्जाम में शांत दिमाग नहीं रहता है, हमें उसके लिए अलग से काम करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों मुद्दे अलग हैं। ठीक है, अब कोई ये कहते कि दिमाग शांत रहेगा ही नहीं, एग्जाम में कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो ये सवाल देखो। देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि एक सम है जो लेंट आउट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे, वो 6076 हो जाता है 1 ईयर में और 7504 हो जाता है आपका 4 ईयर्स में। तो सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितने हैं, लगाते हैं। देखो पहली बात तो कह रहा है 1 साल के बाद 1 ईयर, और यहां पर हम आते हैं, ये हो गया 4 ईयर एंड दिस इन 4 ईयर्स, यानी 3 साल के बाद इसके। तो ये क्या हो रहा है, यहां ये वैल्यू है 6076 और यहां पर आपकी ये वैल्यू है 7504। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, 3 साल में। अब एक चीज बता सकते हो क्या आप कि यहां इंटरेस्ट कितना है? क्या ये 1428 है? यस, एडिशन थोड़ा अच्छा करो यार, 76 और 28 मिलके 104 बनाते हैं और 1400 और। ये 3 साल का इंटरेस्ट है। अगर ये 3 साल का इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा और 3 से डिवाइड करके जो मेरी इच्छा है कि मैं ये निकालूं कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना है। तो क्या आपको दिख रहा है कि 1 साल का इंटरेस्ट 476 है, 1200 प्लस 228 आपका होता है 114/2। ठीक है, ओके, नहीं सॉरी 228 बाई, अच्छा 3 करना था, तो ये सही लिखा मैंने सोचा 4 है, 476 76 टाइम्स 3। ठीक है, ओके, सो और यहां 4 था, 476। क्लियर है? तो जब 476 आपका 1 साल का इंटरेस्ट आया, तो अगर मैं यहां से 476 माइनस करूंगा तो क्या मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा? 5600 प्रिंसिपल कितने ऑप्शन में दिया हुआ है? 2 ऑप्शन में, इन्हीं दोनों में से कुछ सही है। अब बात हुई रेट परसेंटेज निकालने की। अच्छा बताओ, 476 अगर मुझे निकालना है कि इस 5600 का कितना परसेंटेज है, अब 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है ना, 9 और 8.5। तो क्यों ना देख लें कि ये 9% है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, ज्यादा दिमाग मत लगाना, 9 से मल्टीप्लाई करने की सिर्फ कोशिश करो, करना मत, सिर्फ कोशिश करो। आपको दिख जाएगा कि अगर 9 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये 476 से बड़ा आ जाएगा, क्योंकि 450 प्लस 54 500 से ऊपर निकल गया। सो दैट मीन्स कि 9% 500 के ऊपर है, इसका मतलब 9% से कम है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है? बी। इफ यू टेक हेल्प ऑफ द ऑप्शंस, योर कैलकुलेशंस आर नेचुरली लेसर। इफ यू डू दैट समझ में आया सभी को? वॉज इट डिफिकल्ट? दिस क्वेश्चन वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बेसिक कैलकुलेशन स्किल। बेसिक का मतलब ये भी नहीं है कि यहां कोई बहुत रिमार्केबल कैलकुलेशन कर रहे हो आप सिंपल सा क्या कर रहे हो, 2 नंबरों को माइनस कर रहे हो, माइनस करके 3 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट निकला है, फिर से माइनस कर रहे हो, फिर आपको प्रिंसिपल मिल गया, देन आप एक परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। आप मुझे बताओ, क्या आपको अपनी एडिशन स्किल्स इंप्रूव नहीं करनी चाहिए?
कि थोड़ा सा बेहतर आप नंबरों को ऐड कर पाओ और सब्ट्रैक्ट कर पाओ। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा कुछ टोन में बोलूंगा तो बिल्कुल इसीलिए बोलूंगा कि यार आप इंप्रूव करो कैलकुलेशन में, बेसिक कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यू डू नॉट हैव प्रॉब्लम इन डिवाइडिंग नंबर्स एंड दैट आर सो इजी टू डिवाइड। क्लियर? चलो ये सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एबीसीडी ट्राइंगल है जिसमें मीडियन है एडी बी सी एफ ओ पर मिल रहे हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओई। एक काम और करना जो आपके अंदर बहुत कमी है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ऐसे सवालों में कम से कम पेन शुरू में मत उठाओ, कोशिश करो कि जरा दिमाग में कुछ सोच पा रहे हैं क्या, कोशिश करो। जिन लोगों ने ये पेपर नहीं देखा है ना, मैं कहूंगा इस सवाल में कोशिश करो सोचने की कि आंसर क्या है, आए ना आए फर्क क्या पड़ता है, डजंट मैटर। ओके, व्हाट इज आंसर? 3:1। कैसे दिखा देता हूं। देखो तुम्हारे दिमाग की इतनी क्षमता है ना जो तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है, यू डोंट नो। आप पता है कितना यूज करते हो, पड़ोसी जैसा यूज करता है, आपको लगता है मेरा भी सही है, ओके कैलकुलेशन गुड, क्योंकि बगल वाला भी ऐसे ही तो कर रहा है। तो आपका जो खुद का बेंचमार्क है वो डिपेंडेंट है कि पड़ोसी का बेंचमार्क क्या है। तो अगर पड़ोसी की कैलकुलेशन मेरे जैसे ही है तो आई एम ओके, आई एम नॉर्मल, वरना तो लोग बोलेंगे अब नॉर्मल जैसे मुझे बोलते हैं, ठीक है, बट आई एम परफेक्टली नॉर्मल। ओके, इफ यू वर्क ऑन योर कैलकुलेशन विल बिकम मच बेटर। विजुअलाइजेशन पे काम करोगे, यू विल बी एबल टू विजुअलाइज, इट्स नॉट रिमार्केबल, आप भी कर सकते हो। तो देखो यहां पर कह रहा है कि ये एबीसी है और यहां कह रहा है कि मीडियन डालो 1 2 3। मीडियन डालने के बाद ये पॉइंट आपका ओ है और यहां पर वही था, एडी था, बीई था और ये सीएफ था। अब कह रहा है एबीडी, एबीडी इज हाफ द ट्राइंगल। आपको पता है कि मीडियंस 6 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, पता है आपको, 6 इक्वल ट्राइंगल्स मीडियन। ओके, नाउ एबीडी इज हाफ द एरिया, सो दैट इज 3, एंड व्हाट अबाउट एओई 1, सो द आंसर इज 3:1। दैट्स वेरी सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लेक्स ऐसा इसमें था नहीं। ओके, समझ में आया? ओके, चलिए सवाल पढ़िए, देखिए, करिए। इस तरह के सवाल प्रीलिम्स से देखते 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 बोर हो गए होगे आप। बोर नहीं होना है एग्जाम में, है ना, तब ऐसे सवाल भी आए तो टूट पड़ना है क्योंकि ये मार्क्स देते हैं। करो। मच कंफ्यूजन हैपन वाइल विजुअलाइजेशन। विक्रम, जब कोई भी काम आप नया करते हो ना, यू डजंट बिकम मास्टर इमीडिएटली ना। सो इफ देयर इज ए प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई पीपल डोंट डू इट ना। इतना आसान होता तो हर कोई कर नहीं लेता एक दिन में। लेकिन अगर आपको पता है कि ये तरीका है, ऐसे करना चाहिए, तो कोशिश करो, समय है आपके पास, ठीक है। क्या आंसर आया इसका? क्वेश्चन नंबर 2 में 1/2 कहां से आया, अभी बाद में देखेंगे। सॉल्व किया तो था मैंने कुछ। क्या आंसर है इसका? अच्छा, कई लोगों ने 6 निकाला आंसर, ठीक है। देखो इसका ट्रेडिशनल तरीका आपको पता ही है, क्या ही बताऊं मैं उसमें, x³ + y³ + z³ = x + yz इंटू बड़ी सी कहानी, यू नो दैट। तो अगर मैं वो नहीं बताने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो नहीं आता है, जैसा लोगों को लगता है मुझे आता है, ठीक है, सबको आता है वो। मैं कुछ और बताऊंगा, ठीक है। देखो x + y + z = 2 के कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती है या नहीं, आप बताओ, जल्दी बताओ, हो सकती है या नहीं? यस, देयर मेनी पॉसिबिलिटीज। 3 नंबर का सम 2 हो जाए। अच्छा, अगर आप ये देखते हो, नेचुरली ईमानदारी से बताना कि जब आप -12 देखते हो एज ए प्रोडक्ट, तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहले 4 × 3 आता है? मेरे तो आता है, आपके दिमाग में भी आता होगा। इफ आई जस्ट से गन पॉइंट रख दूं आपकी बंदूक आपके सर पे और बोलूं कि 12 को आप 2 फैक्टर्स में ब्रेक करो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या आपके दिमाग में 4 × 3 आएगा या कुछ और आएगा? बोलो। 1 × 12 नहीं आएगा, 4 × 3 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? है ना? टेल मी, आएगा ना 4 × 3? इफ यू वांट टू ट्राई विथ 12, यस, 4 × 3 आएगा। तो हम जरा सोचते हैं इसमें कि चलो ठीक है, 4 × 3 और एक वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो 4 × 3 12 रहेगा और एक 1 ले लिया। अभी मेरा आंसर नहीं आया। अब आप कहोगे यहां -12 है तो एक नंबर इसमें माइनस होना चाहिए।
अगर एक नंबर माइनस हो या तीनों माइनस हो, तीनों माइनस लेंगे तो ये 2 नहीं रहेगा। तो हम सोचेंगे कि इसमें एक नंबर माइनस ऐसे लेना है कि ये सम 2 हो जाए। तो आप कहोगे देखो एक काम करो, 4 और 1 को पॉजिटिव ले लो और 1 को नेगेटिव ले लो। क्या ये सम 2 हो गया? क्या ये सम 2 हो गया? यस हो गया, है ना। तो अगर ये सम 2 हो गया, अब मेरा बस एक टास्क बचा हुआ है कि मैं ये भी देखूं कि -11 आ रहा है कि नहीं। चलो देखते हैं। तो आप कहोगे x इंटू वाई -12 हो गया, y इंटू जेड -3 हो गया और z इंटू एक्स क्या हो गया 4। तो क्या वैल्यू आपकी -11 आ गई? यस। तो क्या आप एग्जाम में बैठ के मुस्कुरा सकते हैं? बिल्कुल, कि मुझे वैल्यू मिल गई XYZ की। भाई एक वैल्यू मिल गई 4, एक -3, एक 1। यहां पर आप जाओगे, वो किसी भी ऑर्डर में वो फर्क नहीं पड़ता क्या x है, क्या y है, क्या z है, पर x³ + y³ + z³ अगर हम लिखते हैं तो नंबर इसी ऑर्डर में है। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो, नंबर यही है। 4³ 64, 3³ 27, ये आपका हो गया +1 -2। अच्छा, इतना लिखने के बाद क्या आंसर लगाने में ज्यादा वक्त लगेगा? नहीं, सीधा आंसर लगाओगे। क्यों? देखो 6 के बाद जो नंबर है वो 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। यहां पर आपको पता है 64 माइनस समथिंग है, 27 और 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है। सो आई नो दैट इट इज लेस देन 64 फॉर श्योर। सो व्हाट इज द आंसर? 6। आपको अगर ज्यादा समय आपके पास एग्जाम में है तो कर लो। ये हो गया 29, 28 माइनस हो गया, 36 बचा, 6 हो गया। आई एम अगेन सेइंग it's not a exam approach. Ramesh, that's the problem. You are limiting yourself. If you say this is not the exam approach, the problem is that you do not want to think like this. That's it. If you will not work on it, you will not learn it. अभी मैं आपको बोलूंगा तो आपको ये लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है? This is the first thing I got when I looked at the question. Because x³ + y³ + z³ I can any day put the formula and get the answer. Okay? तो एक चीज आप ध्यान रखो हमेशा, अगर आप किसी भी प्रोसेस पे काम करोगे तब आप बेहतर बनोगे। समझ रहे हो आप? अदरवाइज नहीं। टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा आपको। तो अगर कोई ये कहता है कि ये हो ही नहीं सकता है ना, ये उनकी लिमिटेशन है, ये उनकी लिमिटेशन है, राइट? बिकॉज दे नो इट कैन नॉट हैपन एंड दे वांट टू लिमिट यू एज वेल, कि तुम भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूं। देखो इतने लोग नहीं कर पा रहे तो आप कैसे करोगे? वर्क ऑन इट। नुकसान नहीं होगा, कुछ फायदा ही होगा आपका, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या है, बॉड मॉस लगाना है, बट यस इट्स लुकिंग वेरी बल्की। आई कैन नॉट टेल यू द आंसर, ठीक है? मुझे भी लिखना पड़ेगा। करते हैं। सो माइट बी इन एग्जाम, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा स्लो जा रहे हो तो ऐसे सवालों को थोड़ा बाद में भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है देखो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, देन 1 + k एंड यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है? कैलकुलेटिव। मैं भी थोड़ा टाइम लूंगा, मे बी आपसे कम लूं बट लूंगा। करते हैं इसको। देखो सबसे जरूरी क्या है कि इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है, और आपको पता है यहाँ ऑफ का मतलब क्या हो गया, सब जगह प्रोडक्ट हो गया, है ना? सो दैट इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, बट आपको पहले ये ऑफ को रिजॉल्व करना है, ठीक है? ये आपको पता ही होगा। तो जरा करते हैं इसको। पहला फ्रैक्शन फटाफट लिखता हूं, 3 1 1 + 1 कितना हो गया आपका? 4/3 हो गया, ठीक? व्हाट इज द डिनोमिनेटर फॉर दिस? आप कहोगे 2 6/7, ये हो गया आपका 20/7। कैन आई राइट 20/7 इंटू 5 5 25 और 3 28/5। दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट, राइट? पहला ब्रैकेट है ये। फिर देखो आपसे क्या कहा गया है, आपके पास फिर एक दूसरा ब्रैकेट है डिवीजन में, राइट? सो पहले आप डिवाइड करोगे, देन यू विल मल्टीप्लाई। यू ऑल नो दैट कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जिस ऑर्डर में आते हैं उसी ऑर्डर में किए जाते हैं। यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट इट। तो ये आपका कितना होगा? देखो पहले आप इसको रिजॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर में ऑफ लगा हुआ था, तो 4 2 8 1 9/2, आई कैन राइट 9/2 हियर। अगेन 5 3 15 और 1 16/3, so I can write 16/3. This is what? 32/5. Okay, 32/5. Okay, समझ में आया आपको कि मैंने ये वाला टर्म सिंप्लीफाई करके लिखा? Then this is into, so first bracket, then divide, then multiply. So multiplication will go here. और देखो ये वैल्यू आपकी क्या है? 3/4, so I can write 3/4 here. Into क्या लिखा हुआ है? 8/3, I can write 8/3. Then divided by this value you look at 5/9 into this is 5 1 and 6/5.
ऑलराइट, क्या ये आपको सारा दिख गया जो भी मैंने लिखा है? दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेटिव आई टेल यू, और बोरिंग है। कैलकुलेटिव तो है, ये बोरिंग भी है ना। 7 4 जा 5 4 जा, एक 4 यहां से कैंसिल भी हो जाएगा। इतनी चीजें कर ली आपने। आपके पास यहां पर अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये बच रही है न्यूमरेटर में 1/12। देन यू हैव दिस पर्टिकुलर वैल्यू विच इज 16, तो ये आपको 2 दे देगा, राइट। अब जो भी वैल्यू आपके पास बाकी बची है, अगर आप देखोगे तो ये 3 से कैंसिल होकर यहां पर आपको 3 दे देगा। एंड इफ आई राइट एंड सिंप्लीफाई इट, आई विल गेट 4/15। 4/15 समझ में आ रहा है, राइट, दैट दिस इज द 4/15 वैल्यू। कमिंग टू हियर, ये आपका कैंसिल आउट हुआ, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, यहां से आपको मिला 2, और ये वैल्यू आपकी है 2/3। 2 कैंसिल होगा, ऊपर जाएगा 3 बनाएगा, मतलब ये पूरा अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं इधर, तो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 3। क्लियर? और अगर ये 3 है तो ये वैल्यू मेरी डिवाइड होकर दे देगी 4, ये वैल्यू आ जाएगी 15/16। 15/16, और ये वैल्यू कह रहा है कि 1 + k के बराबर है। k की वैल्यू क्या हो गई आपकी? -1/16। k उधर ले जाओ, -1/16। अब आपको पता है ये वैल्यू क्या होती है? -0.0625। तो वो किसके बीच में है? ये ऑप्शन। कई लोग यहां गलती कर जाते हैं, देखो सी ऑप्शन मार्क करके चले आते हैं। क्या ऐसा सही होगा? ये सही होगा ना, 6 to 7 के बीच में होगा ये नंबर, नेगेटिव नंबर है ना। तो नंबर लाइन पे अगर आप जाते हो, ये -6 है, ये -7 है, तो ये नंबर -06 -0.07 इसके बीच में होगा कहीं यहां पर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल कैलकुलेटिव है, इसमें मेरे पास कोई अनोखा तरीका नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है। जैसे आप करोगे ऐसे मैं भी करूंगा, बस सिवाय ये है कि दिमाग शांत रहेगा तो मैं शायद थोड़ा आपसे जल्दी कर लूंगा। नो स्किल्स नीडेड इन दिस क्वेश्चन, बट कहते हैं ना कि फोकस इज नीडेड। इस क्वेश्चन को आप बाद में भी रख सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम, लास्ट में करो एग्जाम में अगर आता है तो। चलो ये सवाल देखो, रेशियो का सवाल है, एज का सवाल है, एज लिखा हुआ है, कह रहा है 5 साल पहले रेशियो जो था एज ए का और बी का वो 4:5 था। तो यहाँ 4:5 है, ए और बी कब की बात कर रहा है? अगर इस पॉइंट से मैं बात कर रहा हूं तो 5 years एगो बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि द 5 years hence the ratio will be 6:7। 5 years hence this ratio becomes 6:7। और अगर अभी C जो है वो 10 साल, अभी का मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक C भी आ गया, कह रहा है वो 10 साल छोटा है B से, तो बताना है कि जो रेशियो है प्रेजेंट एज का A और C का वो क्या होगा। अच्छा एक बात तो आपको समझ में आ रही है ना कि अगर रेशियो के पार्ट्स में डिफरेंस देखो तो 4 से 6 हुआ है तो +2 हुआ है, यहां पर ये 5 से 7 हुआ है तो ये भी +2 हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो +2 पार्ट्स है, ये टोटल जो एज डिफरेंस है 10 years के बराबर हो गया। यानी ये 2 पार्ट्स अगर आपका 10 years के बराबर हो गया तो आपको पता है कि 1 पार्ट किसका कितना हो गया? आपका 5 years के बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ए और बी का मुझे यहां रेशियो लिखना है तो आप कहोगे कि 5 साल यहां से यहां आने में 5 years लगेंगे, 5 years इज इक्विवेलेंट टू 1 पार्ट, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5:6? आप कहोगे यस। यहीं पर मुझे सी का रेशियो चाहिए। अब देखो सी दिया हुआ है कि सी बी से 10 साल छोटा है, 10 साल का मतलब है 2 पार्ट, तो 6 में से 2 पार्ट कम कर दो तो कितना बन गया? 4। ए और सी का रेशियो कितना हो गया? 5:4। जस्ट थिंक सिंपली, नथिंग कॉम्प्लेक्स। हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कोई ए जो नहीं निकाली है, हमने सिर्फ कन्वर्जन टूल देखा और ये क्लैरिटी चाहती है। इफ यू हैव द क्लैरिटी यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली, है ना। क्लैरिटी है कि कन्वर्जन टूल मिल गया कि 2 जो डिफरेंस है 2 पार्ट्स का रेशियो में, दैट इज इक्वल टू 10, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 4, 1 पार्ट इज इक्वल टू 5 और 1 पार्ट इज 5, तो हमने 5 का यूज किया, यहां से 5:6 लिखा ए का बी से। अब सी यहां पर दिया हुआ है कि बी से 10 कम है, 10 years का मतलब होता है 2 पार्ट्स, 6 - 2 4 पार्ट्स आ गया, तो ए और सी का रेशियो हो गया 5:4। समझ में आ गया सर? देखिए ट्रिक्स नहीं है, जो भी ये ट्रिक्स बोला है ट्रिक्स नहीं है, यही तो आपका मिसकंसेप्शन है। प्योर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, आप ट्रिक बोल रहे हो इसको, ठीक है, पाप लगेगा आपको। चलिए सवाल देखिए, कह रहा है एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 400 पाई। बेस का एरिया अगर 400 पाई है तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि रेडियस 20 है, तुरंत आ रहा है, आना भी चाहिए। बेस एरिया सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन का पाई r² सर्कल ही तो होता है, r² r20 हो गया। तो कह रहा है हाइट कितनी है? 15 है, हाइट 15 हो गई। अब कर्व सरफेस एरिया पूछता है, उसके लिए L चाहिए, तो क्या L 25 दिख रहा है आपको? क्या आप ये जानते हो कि कोन में जो स्लैंट हाइट होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है H और R में, और स्लैंट हाइट उसका हाइपोटेन्यूज हो जाती है। रेडियस दिया है 5 × 4, हाइट दिया है 5 × 3, L क्या हो जाएगा? 5 × 5। विजुलाइज करो ना थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? 5 × 5 एक है आपका 3 ×
रेडियस आपका 4 इंटू 5, ये आपका 3 इंटू 5, तो इसलिए मैंने लिख दिया इसको 5 इंटू 5, 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल होता है। एल मिल गया, अब एल मिल गया तो कर्व सरफेस एरिया मिल गया, क्या निकालना है, पाई आर एल। सो पाई इंटू आर इंटू एल इज 500 पाई, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। ओके, समझ में आया? ये कोई पूछ रहा है आपका नाम क्या है, रिपोर्ट करनी है, पढ़ो, ठीक है। अब देखिए एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 इनऑस्पिशियस नंबर आपके लिए कह रहा है, एक आर्टिकल जो है इसको सोल्ड किया जा रहा है एक सर्टेन प्राइस पे, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस देन देयर विल बी ए लॉस ऑफ 10%। 80% पे बेचा, 10% का लॉस हुआ, तो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब देखिए अगर मैं इसका सीधा आंसर लगा दूंगा तो लोग मुझसे कहेंगे कि आप एलियन हो, घर से लगा के आए हो। मैं बताता हूं आप कैसे लगा सकते हो, इतना आसान सवाल है। कोई भी सर्टेन प्राइस थी, अब क्या कर रहे हो आप, उसको 80% पे बेच रहे हो यहां पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर 100 प्राइस थी और आप उसको 80 पे बेच रहे हो, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपने यहां पर इनके बीच में गैप 25% का है, 20% लेस पे बेचा, यहां से यहां तक जाने में 25% लगेंगे। क्या ये रॉकेट साइंस है? सिंपल है, ठीक है, कि 80 to 100। अच्छा अब एक बात कह रहा है कि ऐसा करने पे ना 10% का लॉस हुआ है, तो आपको बताना क्या है कि अगर ओरिजिनल पे बेचता तो क्या मुनाफा होता। अब देखो ना तो ये आपके काम का है ना तो ये आपका काम का है, हो गया, हमने इसको चेंज कर लिया। अब यहां से यहां तक 2% का नेट इक्विवेलेंट चाहिए, आप अपना फॉर्मूला लगा दो। मुझे पता है कि ये वैल्यू 12.5 होती है, तो मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। आप कहोगे कि मुझे कैसे पता है, बताऊं? आपको भी पता है लेकिन आप दिमाग ही नहीं लगाना चाहते हो ना। ये पता है आपको कि इनका जो नेट आने वाला है वो 15% से कम आने वाला है, लेस देन 15%। एक साल पहले जुलाई में मैंने परसेंटेज का एक क्रैश कोर्स कराया था, टाइप्स में बात की थी इसकी मैंने, कि 1% पॉजिटिव है, 1% नेगेटिव है, तो उनका जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा ना, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 15%। उससे भी कम परसेंटेज चेंज होगा। कितने लोगों को ये बात ध्यान है? आपने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है, कभी सोचा ही नहीं होगा, मैं जानता हूं ना, क्योंकि आपने हमेशा फॉर्मूला लगाया लेकिन कभी ये नहीं सोचा। और आप एक काम करना, 1 साल पुराना वीडियो है, जाके देखना, मैंने ये बोला था कि इसकी जरूरत पड़ जाती है, आपको ये जानना जरूरी है कि इससे कम होगा। आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, गो एंड सी, ठीक है। मैं तो 1 साल बाद खड़ा हूं ना आपके सामने, वो वीडियो 1 साल से पहले पुराना है, 14 महीने पुराना वीडियो है, जाके देखना मैंने क्या बोला था। मैंने यही बोला था सिर्फ कि ये जानना कई बार बहुत जरूरी होता है कि अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो इनका नेट अगर 15% आएगा तो एक्चुअली नेट परसेंटेज चेंज 15% से मैग्नीट्यूड में कम होगा। जरा देखो, ओके। अब आप एक बात लेकिन उठाओगे कि यहां पर कम तो ये 12 भी दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आप उठाओ, तब मैं बताता हूं कि मैंने 12.5 पे मैंने इतना जल्दी कैसे अराइव किया, राइट? वो मेरी स्किल है। बट एटलीस्ट अगर आप इतना सोच पाओगे तो इन दोनों आंसर को तो आप डिलीट करोगे कि नहीं करोगे? ओके, कई बार एग्जाम में तो आप, मैं उस पर आ रहा हूं कि ये 12 क्यों नहीं हुआ, ठीक है, वो तो थोड़ा सा वक्त दो ना मुझे, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। बट अदरवाइज ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। अब अगर मेरे प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस देखे होंगे ना, तो देखो ये सब जो परसेंटेजेस हैं 25 और 10 का कॉम्बिनेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात ये बताओ कि 25% को अगर आप +10% के साथ जोड़ते हो कितनी वैल्यू आती है? 37.5% नेट होता है, ठीक है। और यही 25% अगर आप -10 के साथ कंबाइन करते हो, राइट, तो आपका जो नेट आता है ये 12.5% आता है। ये परसेंटेज वैल्यूज अक्सर और लगातार यूज होती हैं, यू कैन हैव इट विद यू। एटलीस्ट मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं आता है ना तुमको, तो इतना तो सोच सकते हो ना कि इससे कम इससे ज्यादा कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, है ना। बट ये दोनों परसेंटेज अपनी कॉपी में लिख लेना आज, राइट, दे कम इन द एग्जाम रिपीटेडली, यू कैन यूज इट डायरेक्टली। ओके, समझ में आ गया? एनीवेज, कुछ भी नहीं आता तो इतना तो आता होगा ना, फार्मूला लगा लो अपना। आप कहोगे a - b + ab/100, तो ये भी आपको पहुंचा देगा वहां पर। बट पहले तो ये स्ट्रक्चर समझ में आए। कई लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई 80% पे बेचा,
अगर वाकई में 100 पे ही बेचता तो ये परसेंटेज चेंज 25% है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वंस यू नो दिस देन -10 और +25 का सक्सेसिव निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। सो यू हैव टू जस्ट लर्न दैट हाउ क्विकली यू कैन डेसिफर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो। एक सर्कल है, ABCD 2 कार्ड हैं, उनको एक्सटेंड किया गया है, P पे मिल रहे हैं, PC दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, CD बता दो। क्या ही बोलें सवाल के बारे में, ठीक है। ये वैल्यू आपकी P है, A B और DC लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजी, तो ABC ये आपका DC है, इसको बढ़ाया गया है। वैल्यू क्या दी हुई है देखिए, PC आपको दिया है 5.6, PB दिया है 6.3, AB आपको दिया है 7.7, आपको CD निकालना है, तो आप कहोगे PA विच इज 14 इंटू PB विच इज 6.3 इज इक्वल टू PC विच इज 5.6 इंटू PD, राइट। 9 से डिवाइड करो, 7 से, सॉरी 7 8 जा 7 9 जा, ठीक है। PD की वैल्यू आप निकालो कितनी आ रही है, हाउ मच यू आर गेटिंग इट। अब आप 8 से जाके यहाँ पर डिवाइड करोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 14 + 14/8, 9/8 इज 1 + 1/8। आप डायरेक्टली डिवाइड करना तो कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 14 प्लस, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 7/4 बनाएगा, जो कि 1.75 होता है, तो ये 15.75 हो गया। 15.75 में से आप अगर ये निकाल देते हो, क्योंकि इन्होंने पूछा ही आपसे CD है, ये 5.6 अगर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 10.15, सी ऑप्शन। आपको इतना एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको ये दिख रहा है कि ये 15.6 से ज़्यादा है तो 10 से ज़्यादा ही आएगा, बट एनीवेज कैलकुलेशन इज़ नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। समझ में आया? देखो यहाँ केवल कॉट लिखा हुआ है, कॉट का मतलब क्या होता है, चारपाई, कुछ नहीं, ABCD दिया हुआ है। अरविंद आशीष को बुलाना एक बार। तो अब ये सवाल हमारे तरफ से गलत हुआ है टाइप करने में, या जिन्होंने दिया था ये सवाल यही था एग्जैक्टली, क्योंकि कॉट क्या है, कुछ तो होना चाहिए, ABCD, A ही होगा ऑब्वियसली। और मुझे ये चेक करना है कि और कुछ तो मिसिंग नहीं है इसमें, कॉट A+1 या कुछ। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इसमें केवल कॉट लिखा हुआ है। आप एक्चुअल पेपर से देख के बताओ मुझे कि क्या था यहाँ पर। 2 मिनट दीजिए मुझे। एक काम करो तब तक, ये दूसरा टर्म प्रॉब्लमेटिक है, पहला वाला सॉल्व करो आप लोग, पहला वाला टर्म सॉल्व करो। ओके, सेकेंड टर्म में प्रॉब्लम है, फर्स्ट टर्म करिए जरा। सॉल्व द फर्स्ट टर्म। अच्छा, स्क्रीन पे भी आपको टेलीग्राम ग्रुप्स के वो दिख रहे होंगे ना, लिंक कर लो जरा ज्वाइन, ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर लो। कोई कह रहा है कैट दे रहे हो आप 19 वाला, नहीं मैंने फॉर्म ही नहीं भरा है। हाँ यहाँ स्क्वायर है और आगे A+1 भी है कुछ, नहीं सर बाकी सही है सर। ठीक है, ओके ऑलराइट। चलो अब ये सवाल सही हो गया है, पेपर में सही आया था। सब जरा सॉल्व करिए। और पहला टर्म देखें, न्यूमरेटर वाला बड़ा सा टर्म लाइए इधर, ठीक है, और जरा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना कि अगर आप इसको कॉमन लोगे ना कुछ ऐसे 1 - cos A इंटू साइन A, तो आप जरा बताओ न्यूमरेटर में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर A प्लस 1 - cos A का होल स्क्वायर विल बी 1 + cos A² A - 2 cos A बनेगा, यस। और अगर ये बनता है तो साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2 × 1 - cos A, 2 × 1 - cos A डिवाइडेड बाई 1 - cos A इंटू साइन A, कैंसिल हो गया, 2/sin A। न्यूमरेटर आपका बन गया 2/sin A, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को देखो ध्यान से,
यहां जो आपका कॉट स्क्वायर ए है और यहां पर आपका 1 प्लस कोसेक ए है। अब देखो 1 प्लस कोसेक आपका क्या होता है, 1 प्लस कोसेक आपका क्या होता है, 1 अपॉन साइन लिखते हो आप इसको। तो जरा इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम तो ये कॉट स्क्वायर साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मैं अब डिनोमिनेटर पे फोकस कर रहा हूं बस। तो यहां पर आपका बन जाएगा ये 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और एक साइन ए आपका जा रहा है ऊपर। ये साइन ए अगर ऊपर जाएगा तो जो आपका कॉट स्क्वायर है, जो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए है, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। राइट और रॉन्ग? आई थिंक इट इज राइट। जो कुछ लिखा हुआ है वो सही है। थीटा की वैल्यू पे आते हैं अभी। यहां पर आपको दिया हुआ है +1। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए यहां आ जाएगा। और यहां पर देखो क्या होगा कि ये जो टर्म है आपका 1 प्लस साइन ए यहां पर आया, और यहां पर आपका ये मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां पर 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और ये तो आपका ऐसे ही है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए फिर से 1 बना देगा, 1 प्लस साइन ए बन जाएगा अपॉन साइन ए। 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला बचेगा 1 अपॉन साइन ए बचेगा, और नीचे अगर 1 अपॉन साइन ए बचेगा तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। ठीक है, बट हाँ यस यू हैव टू डू दीज मेनी थिंग्स। अच्छा, कितने लोगों का मन कर रहा है कि ए को 90 डिग्री रखें? कितने लोगों का ऐसा मन हो रहा है? बताएं, बोलें। क्या हम ए को 90 डिग्री रख सकते हैं? क्या हम ए को 90 डिग्री रख सकते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। ओके, अगर आप ए को 90 डिग्री रखोगे तो आपने कभी इनके बारे में सोचा है? सिर्फ अपने बारे में सोचते हो आप। साइन 90 के बारे में जरा सोचिए। आप कहोगे साइन 90 क्या हो जाएगा 1। पर क्या ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नहीं। देखो, अगर cos 90 होता, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन में गलत ना हो। कई बार ऐसा होता है ना कि यहां cos होगा और 90 जाके रख दोगे आप। देखना हमें यह कि क्या कोई वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड तो नहीं कर रही है। जैसे यहां cos होता तो हम नहीं रख सकते थे, ध्यान रखना, लेकिन यहां साइन है, वी कैन पुट इट। अब देखो होगा क्या, जैसे ही आप 90 रखोगे cos a के टर्म क्या हो जाएंगे 0, cos a के टर्म क्या हो जाएंगे 0, साइन ए आपका हो गया 1, न्यूमरेटर क्या हो गया 2। डिनोमिनेटर को जरा ध्यान से देखो, cot 90 डिफाइन होता है, यस। tan 90 अनडिफाइंड होता है, लेकिन cot 90 डिफाइंड होता है। तो आप कहोगे ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली 2 अपॉन कोसेक ए क्या हो जाएगा आपका, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन 2 बन गया। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन cot 0 होता है, तो इसको आप 0 लिखोगे, तो ये तो 0 हो गया, तो आगे कोई मतलब ही नहीं है। +1, ये वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, क्लियर? सो देखिए, इस क्वेश्चन में वैल्यू चली। एग्जाम में क्या क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं चल रही हैं? चल रही है। आई एम नॉट सेइंग एवरी क्वेश्चन, बट यस देयर आर क्वेश्चंस। हर पेपर में होते हैं ऐसे सवाल, है ना। पर मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि लोगों को ये ना लगे कि मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, लोगों का जो कहते हैं ना पैमाना है ना, उस पैमाने में ये है कि अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो तुम्हें कुछ नहीं आता है। इसलिए मैंने ये सब करके दिखाया कि मुझे ये भी आता है। ठीक है, वरना 90 वॉज ए नेचुरल चॉइस। एक सवाल देखो, क्या है, परसेंटेज का सवाल है। कह रहा है A is 25% more than B and B is 40% less than C. If C is 30% more than D, then by what percent A is less than D? सॉल्व करिए। देखिए, एक आपको दिया हुआ A, B, C, D। कहानी देखो, देखो B के बारे में 2 बार बोला गया है कि B ऐसे 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 करके। क्या पूछा गया इसमें आपसे, है ना, आपसे पूछा गया कि बाई व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी। डी इज द बेस, बाई व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी, डी इज द बेस, आई विल एज्यूम डी टू बी 100। इफ डी इज 100 देन सी इज 30% मोर, सो क्या सी आपका 130 है? यस। और बी को इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना कि बी आपका 40% लेस है। नाउ यू हैव टू फाइंड द 40% ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, 40% इसका कितना होगा, 52 होगा कि नहीं होगा? 52 इसमें से माइनस करोगे, अगर आप 30 माइनस करोगे, 22 और माइनस करोगे, क्या आपको ये 78 मिलेगा? कुछ तो बोलो, यस, नो, वट एवर, है ना। ओके, नाउ व्हेन यू पुट दिस 78, अब आपको ए निकालना है। ए इससे 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ, जरा आप इससे बताओगे।
आपको कि 25% अगर मुझे इसका निकालना है तो मुझे 1/4 निकालना है। 78 का हाफ होता है 39 और 39 का फिर से हाफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 19.5। तो इसमें आप 19.5 और जोड़ दो तो आप पहुंच गए 97.5 पे। ए डी से कितना कम है? 2.5 कम है। सो 2.5% इज द आंसर। ठीक है, बट यस यू नीडेड टू डू समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, कोई और तरीका किसी के पास है इस सवाल का? कोई और तरीका किसी के पास है? तरीके बहुत हैं, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, मेनी वेज आउट टू गेट द आंसर। बट अगेन देखो 3% हैं, तो अगर 3% हैं तो फॉर्मूला वो ना लगाना 3 वाला। फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस बड़ा सा होता है, इतना बड़ा सा फॉर्मूला। डोंट यूज इट, सॉल्व लाइक दिस, यू विल गेट द आंसर मच फास्टर। बट नंबर्स में थोड़ा अच्छे हो तो जल्दी कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्लास है, उसमें 83 1/3% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉयज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू रीड दिस लाइन द फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव इन द माइंड इज गर्ल्स टू बॉयज रेशियो इज 5:1। ये रिएक्शन तेज होना चाहिए। सबको पता है कि 83 1/3% जो है 5/6 होता है। ओके, होता है कि नहीं होता है? क्या ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है? यस, सो आई कैन राइट इट टू बी 5/6। तो 5/6 अगर गर्ल्स जो है 83 1/3% है तो बॉय कितना हो गया? 1/6, 5:1, क्योंकि 5 आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 5 इज गर्ल, 1 इज बॉय। अब देखो कुछ कहानी कह रहा है 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, और व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज एब्सेंट। एब्सेंट का डेटा चाहिए तो मैं इसको जरा ऐसे कर देता हूं कि परसेंटेज निकालना आसान रहे। अब देखो 60% ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, 40% एब्सेंट हुए, और बॉयज 40%, इसका कितना हुआ 4। 80% ऑफ द गर्ल प्रेजेंट है, 20% एब्सेंट है, कितना हुआ 10। ये एब्सेंट हो गए, सो 14 आर एब्सेंट आउट ऑफ 60। सही है या गलत? यस, वट एवर आई हैव रिटन, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है कुछ कि ये कुछ डेटा है? क्या इस वैल्यू को आप 7/30 बोल सकते हो? यस। क्या आपको पता है कि 1/30 जो है आपका 3.33% होता है? अगर आप ऐसा बोलो तो आपको पता है ये 21 + 2.1 + 0.21 करके कुछ ऐसा बनेगा। इतना ही काफी था आंसर लगाने के लिए कि 23 से थोड़ा सा ऊपर है, और 23 से ऊपर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, दैट हैज टू बी करेक्ट। 7/30 इज रफली दैट्स द आंसर। ठीक है, समझ में आया? सो द कैलकुलेशन इज वन एस्पेक्ट दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इन अ राइट मैनर। और कैलकुलेशन का देखो, जब मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूं ना, आई कैन जस्ट शो यू द डायरेक्शन, लेटर ऑन यू कैन कम एंड ब्लेम मी कि एग्जाम में नहीं लगा। आप इस पे काम तो करो पहले, क्यों नहीं लगेगा? आई एम नॉट एलियन। हाँ ठीक है, मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो। जब मैं शुरू में भी क्वेश्चन सॉल्व करता था तो इतना ही तेज करता था, ठीक है? अब तो थोड़ा धीमा हो गया हूं लग रहा है, क्योंकि समझा समझा के करना पड़ता है। चलो, कह रहा है कि A spent 65% of his income is increased by 20.1% and his expenditure is increased by 25%. His saving is। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ के ना मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मैं क्या बताऊं आपको। सवाल बाद में लगाऊंगा, पहले मैं हंसूंगा, ठीक? अच्छा, हिंदी में पढ़ नहीं रहा हूं। ये परसेंटेज देख के क्या एग्जाम में आपको डर लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। और आपने सॉल्व भी नहीं किया होगा, आपने कहा होगा बाद में कि एक क्वेश्चन आया था उसमें 0.1% दिया था, 20.1, ठीक है? हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, 11.5, 11.5, देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप। इफ यू आर इंक्रीजिंग समथिंग बाय 20% और यू इंक्रीजिंग समथिंग बाय 20.1%, डज इट मेक एनी डिफरेंस? जरा सोचना अपने दिमाग में, डज इट मेक मच डिफरेंस? No, has no relevance at all in the question, I tell you, because options आप देखो, ऑप्शन ऐसा थोड़ा ना दिया है कि 5% और 5.1%, कहीं दिया हुआ है क्या? No, they are fairly apart, है कि नहीं है? So these things you must learn, you will get it with experience when you work. चलो आगे करते हैं सवाल। चलो, आप कह रहा है कि लेट्स से किसी की इनकम 100 है ना, 65 उसने क्या किया? स्पेंड कर दिया, एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका 35 हो गया। इफ यू आर विलिंग आई कैन राइट द रेशियो ऑल्सो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 13, 7 और 20।
अब देखो क्या कह रहा है कि ये वैल्यू कितनी इनकम से बढ़ी, 20%, 20% से बढ़ी, तो यहां कितना इंक्रीज आया, 4 का। देन आपको कह रहा है कि एक्सपेंडिचर 25% से बढ़ा है, 25% इज नथिंग बट 1/4, 1/4 ऑफ दिस नंबर, हाफ इज 6.5, उसका हाफ 3.25, तो यहां इंक्रीज आपका कितना हो गया, 3.25 का, यहां 4 का इंक्रीज है, यहां 3.25 का इंक्रीज है, तो डेफिनेटली बाकी का इंक्रीज यहां होगा 0.75। 7 पे अगर 0.75 का इंक्रीज है तो क्लियरली ये 10% से ज्यादा है, ए ऑप्शन। टेल मी प्लीज, क्या ऐसा एग्जाम में सोचना गुनाह है, या क्या ऐसा आप एग्जाम में नहीं सोच सकते हो? यू नीड टू रेज योर लेवल, दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। और आप जिन लोगों से सराउंडेड हो, मैं बार बार यही बोलता हूं, हु क्लेम टू बी नॉर्मल, दे फील दैट दिस शुड नॉट बी डन इन द एग्जाम, दैट्स वाई दे से कि ऐसा एग्जाम में नहीं लगेगा। मैं कौन सा ऐसा काम कर रहा हूं जो बहुत खतरनाक काम कर रहा हूं? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि यार अपना कॉमन सेंस यूज करो, अपना कॉमन सेंस यूज करो, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है? बुरा मत मानिएगा, बट मैं ये आपको झकझोर जानबूझ के रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लर्न दीज थिंग्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। 20.1 देख के एग्जाम में अगर आप 20.1 लेके चलोगे, लाइफ विल बिकम हेल देयर इन द एग्जाम इटसेल्फ, सांस फूलेगी आपकी। पर ये थोड़ा ऑप्शंस भी देखो, तो जिन लोगों ने बोला कि ऑप्शंस से कुछ नहीं हुआ, गो एंड टेल देम, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो अभी बहुत कुछ होता है। ऑलवेज यू गेट हेल्प फ्रॉम द ऑप्शन यार, ऑलवेज, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग ऑप्शंस आल्सो, वरना सब्जेक्टिव पेपर करा लें आपसे। चलो, द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 72 kg, 10 students having an average weight of 78 kg leave and 4 students having an average weight of 80 kg join the group, the average weight of the student in the group it decreases by 0.7, the number of students initial। ये तो स्टैंडर्ड सवाल है यार, आपका सवाल है ये, ठीक है? करो जरा, देखो 72 इज द एवरेज, 10 स्टूडेंट बोल रहा है कि दे हैव गॉन, ठीक है, बाई टेकिंग 78, तो अगर ये 78 लेके चले गए तो आप खुद देखो कि एवरेज के रेस्पेक्ट में 6 ज्यादा लेके चले गए, डेफिसिट क्रिएट होगी, 6 ईच 10 माइनस 60 का डेफिसिट। क्यों डेफिसिट? क्योंकि ये एवरेज से 6 ज्यादा लेके चले गए, तो इसलिए 60 का डेफिसिट। 4 आए हैं 80 लेके, 80 लेके अगर आए हैं तो 8 ज्यादा लेके आ रहे हैं, 4 है 32, क्या इसका आंसर -28 है? और अगर n लोग उसके बाद बाकी बचे हैं टोटल, आफ्टर दिस इंटायर ऑपरेशन, अगर पूरे ग्रुप में अब n लोग हैं और एवरेज दिया हुआ 0.7 से डिक्रीज हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी 0.7 माइनस के बराबर होनी चाहिए। यहां से n की वैल्यू 40 आ गई। एग्जामिनर देखिए इतना अच्छा है कि उसने 40 कहीं लिखा भी नहीं, वरना आप एग्जाम में गलती भी करके आओगे। उसने वो भी स्कोप नहीं छोड़ा है कि अगर n यहाँ 40 आया आपका तो ऑप्शन में ही नहीं है, ताकि आप सोचो कि आप कहाँ गलत हो गए हो। ये n कब आया? जब ये ऑपरेशन हो गया, 10 गए और 4 आ गए। ओरिजिनली कितने लोग थे? आप कहोगे जो ऑपरेशन हुआ उसको उल्टा कर देते हैं, 10 गए और 4 आ गए, 4 को भगा दो और 10 को ले आओ। दीज मेनी पीपल्स विल बी देयर इन द ग्रुप इनिशियली, 46, दैट इज बी ऑप्शन, है ना? दैट इज बी ऑप्शन, नॉट 44, 46, क्लियर? ये ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ए और डी। एक बार आशीष को बुलाना अरविंद, क्योंकि मुझे शंका है कि हमारी टाइपिंग में ऑप्शन के साथ कुछ छेड़खानी हुई है, क्योंकि p² q² अपॉन p² q² ऐसे ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। आप लोग करिए अब तक सॉल्व इसको। आशीष इसके ऑप्शंस सही हैं सारे, क्योंकि डी ऑप्शन p² q² अपॉन p² q² है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तब तक आप लोग क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है। यहाँ प्लस है और यहाँ कि ऐसा ही है, नीचे भी प्लस है। अच्छा प्लस है, ठीक है ठीक है ठीक है, करो। चलिए करिए, सॉल्व करिए।
देखिए जो लोग मुझ पे डाउट कर रहे हैं ना, आपको खुद पे डाउट करना चाहिए, ठीक है? आपके इंप्रूवमेंट का गेम है। मुझे बहुत लोग डाउट करते हैं, है ना, कि मैं इतना तेज सवाल कैसे लगा लेता हूँ, मैं ये कैसे कर लेता हूँ। बट क्वेश्चन ये है कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको देना है, ठीक है? तो भीड़ बनने के बजाय ना मेहनत करो कि कुछ बनो, फिर आके मुझसे बात करना, ठीक है? चलो, 1 + sin phi अपॉन 1 - sin phi इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये दिया हुआ है तो आपको sec phi का मान पूछ रहा है। देखो एक तरीका ये है कि यू कैन एज्यूम सर्टेन वैल्यू ऑफ phi एंड देन वेरीफाई, ठीक है? वो बाद में करूंगा, पहले मैं ना ट्रेडिशनली लगाता हूं। इसको आप कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे? बोलो कितने लोग बोलेंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे? यस, सिंपल है, बिकॉज इफ आई अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, एक चीज तो मुझे साफ साफ दिखेगी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अगर मैंने ऊपर लिखा तो आपका हो जाएगा 2 sin phi अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आपका हो गया 2, यहां पर आपका हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है? ये चीज कैंसिल हो गई, आपको साइन फाई दिख गया। साइन फाई दिखते ही आप जरा ट्राइंगल के बारे में अगर सोचोगे तो आपको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहां पर आपको दिखेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपको पता है कि ये 2pq होता है। अगर आपको ध्यान है कि मैंने मेंस्ट्रुएशन की प्लेलिस्ट में पाइथागोरियन ट्रिपलेट कराया था, वहां बताया था कि इससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट होते हैं, कि अगर ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो ये 2pq होता है। क्या पूछा है इन्होंने? सेक फाई। सेक फाई कैसे निकलेगा आपका? सेक फाई निकलेगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस which is 2pq, right? 1/2 p upon q plus q upon p. That's the answer, B option. ओके, कितने लोगों को समझ में आया? क्लियर है? ओके, नाउ वन मोर थिंग दैट वाज पॉसिबल इज, देखिए ऑप्शंस इतने पुअर दिए हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। बिना कुछ किए हुए बी ऑप्शन लगाया जा सकता था, बिना कुछ किए हुए, बाय यूजिंग डायमेंशन। देखो जैसे ही यहां पर इन्होंने कुछ ऐसा यहां पर लिख के बताया 1 + sin phi, आपको पता है कि अगर आप sin phi को यूज करोगे, लेट्स से कि इसको आप सॉल्व करोगे, sin phi का टर्म आप अगर ध्यान से यहां देख रहे हो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अगर आ रहा है, साइन क्या होगा? यूनिटलेस क्वांटिटी है। साइन फाई की एक वैल्यू होती है, इट इज नॉट मीटर सेंटीमीटर, इट हैज ए वैल्यू, सिंपल वैल्यू ना। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, हर वैल्यू tan phi sec phi whatever it should be dimensionless or not? Yes, the only option that is dimensionless is B option, क्योंकि इसमें Q upon P है और P upon Q है। डायमेंशनलेस ओके। इसकी डायमेंशन क्या है आपकी? P स्क्वायर, देखो स्क्वायर स्क्वायर पावर 4 अपॉन पावर 2, इट इज हैविंग ए डायमेंशन ऑफ पावर 2। ये तो 1/1 हो गया, नॉट डायमेंशनलेस। क्लियर? This is also having a dimension of square, doesn't work, right? So B option is the right. That is one way. You can put 0 and solve, that's also going to work. Clear? Sec 0 आपका 1 होता है, आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। I'm just telling you many ways are possible for a single question. Keep thinking, that's a wonderful thing. ठीक है? क्लियर? तो आप वैल्यू रख के भी कर लो उसको, ज्यादा टाइम देने वाला सवाल नहीं है। देखो एक क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि जो मार्क प्राइस आर्टिकल का है वो 800 है और इसको सेल किया जा रहा है 19% के डिस्काउंट पर। अगर गेन आपका 8% है तो व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज द आर्टिकल मार्क्ड? क्लियर? तो जरा देखते हैं क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस एक आर्टिकल का 800 है और जो आर्टिकल है उसको 19% के डिस्काउंट पे सेल किया गया, तो यहां पर आपको 19% का डिस्काउंट मिला है, तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और फिर कह रहा है आपको 8% का गेन हो रहा है, यहां पर 8% का गेन है। क्या पूछ रहा है आपसे? कि मार्कअप परसेंटेज पूछ रहा है, तो यहां कॉस्ट प्राइस होगा, यहां से मार्कअप परसेंटेज निकलेगा। अब पता है क्या होता है, जब आप अंदर नहीं जाते हो, क्योंकि आपका पूरा टाइम जाता है टाइम बर्बाद करने में, तो एग्जाम में आप इस सवाल को देखते हो कि ये सवाल में जो परसेंटेज आया वो स्टैंडर्ड नहीं आया, कठिन सवाल हो गया। आई टेल यू हाउ डिफिकल्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज। 19% डिक्रीज का मतलब 81%। व्हाट इज 81 टाइम्स 8? Does it need any rocket science to write 648? It is simply 81 into 8, 648। जब ये 648 है और ये आपका 8% है, if you just think about a number, you think about 600, 600 plus 8% is 648, you will get cost price is 600. If cost price is 600, can you tell me what is the profit percentage here? Markup percentage 2/6 is 1/3 is 33 1/3%.
I'm again saying, just do not look at the question by a doubtful mind always. Though the percentage जो यहां पर दिया हुआ है 19 और 8, clear or not? If it is given as 19 and 8, it definitely looks like कि भाई ये तो standard percentage नहीं है. But how does it make the difference? You just need basic arithmetic. 81 times 8, क्योंकि 19% less का मतलब क्या हुआ? 81%. You got the selling price. Once you have the selling price, which number by adding 8% will give you this? 600. Simple. कुछ और रॉकेट साइंस नहीं लगाना आपको. हो गया आंसर. Start thinking. Okay, you'll get the answer. The question says the base of a right prism is a triangle with sides 20, 21, 29. Okay. Its volume is given. Lateral surface area आपको निकालना है. एक सवाल पूछूं आपसे, क्या आपको पता है कि ये आपका राइट एंगल है? 20, 21, 29 क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपल है ये. ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपल है, तो ये आपका 29 हो गया, ये 20 है आपका और ये 21 है, तो ये बेस है. ठीक है, वॉल्यूम आपको दिया, लैटरल सरफेस एरिया निकालना है. अब देखो क्यों ये जानना जरूरी है कि राइट एंगल ट्राइंगल, वरना आप टाइम बर्बाद करोगे. आप बताओ क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट जो होता है आपका, ये किसी भी प्रिज्म स्ट्रक्चर का वॉल्यूम होता है. 7560, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एनी प्रिज्म स्ट्रक्चर. बेस एरिया इंटू हाइट. यहां से बेस एरिया आपका निकल जाएगा 210. 210 इंटू हाइट आपका है 7560. 7560. यहां से आप हाइट कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे 21 टाइम्स 3 जाएंगे, 66 बनेगा. ऑल राइट, वैल्यू मैंने सारी सही लिखी है ना. बेस एरिया आपका 21 इंटू 20 210 है, इंटू हाइट आपका वॉल्यूम दे रहा है, वॉल्यूम आपका 7560 दिया है. आई एम राइटिंग एवरीथिंग करेक्ट, नॉट ए प्रॉब्लम. ठीक है, ये आपका 0 0 कैंसिल हुआ. 0 0 कैंसिल होने के बाद आपका हाइट हमें कैलकुलेट करना, तो वही मैं कैलकुलेट कर रहा हूं. तो ये आपका वैल्यू आ रही है फिर 96. ठीक है, अगर ये 96 आपका आ रहा है, सो यू विल गो हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स जल्दी बताइए. 4 टाइम्स जाओगे आप. क्लियर? 34 आ रहा है. क्लियर है कि नहीं? कोई गड़बड़ी कर रहा हूं तो आप बता देना मुझे. राइट प्रिज्म है, साइड आपको दिया है राइट, हाँ ये ठीक है. तो वॉल्यूम इज 7560, देन द लैटरल सरफेस एरिया, वो तो कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे. अभी मैं कह रहा हूं बेस एरिया इंटू हाइट. बेस एरिया आप निकालोगे राइट एंगल ट्राइंगल का, तो वो 21 इंटू 10 आपका आएगा ना, 210. हाइट को मैंने h लिखा है और ये वैल्यू जो वॉल्यूम है वो 7560 के बराबर है. तो ये प्रॉपर्ली आपका डिवाइड हो नहीं रहा है. आप देख लेना कि मैं कोई गलती ना कर रहा हूं. ठीक है, 34 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, मे बी कुछ मिस्टेक करी हो मैंने. ठीक है, अच्छा सॉरी, नहीं यही है. ठीक है, 36 आ रहा है. कैसे? मैंने कुछ गलत किया डिवीजन में. 7560 है ना आपका. अच्छा 21 है, सॉरी मैं इसको 22 लेके चल रहा हूँ. मेरा दिमाग थोड़ा बाहर शोर हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है. अरविंद एक बार मना कर दो आवाज़ के लिए. ठीक है, ठीक है. सो ये 21 था, तो ये 3 टाइम जाएगा, 63 बनेगा आपका, और 63 के बाद ये 126 बनेगा, तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा. यस, 36 बना. h 36 हो गया. h आपका 36 अगर आ गया, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे सिंपली निकालना है लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट. ये किसी भी प्रिज्म स्ट्रक्चर का लैटरल सरफेस एरिया होता है. बेस पेरीमीटर अगर आपको यहां निकालना है, यही तो आंसर आ गया आपका, सी ऑप्शन. कैसे? देखो पेरीमीटर अगर आप निकालोगे तो पेरीमीटर में एंड में 0 आ जाएगा. पेरीमीटर में अगर 0 आ गया और उसको आप हाइट से मल्टीप्लाई करोगे जो कि इंटीजर है, तो एंड में 0 आएगा. एक ही ऑप्शन में है, तो वो करेक्ट ही होगा. पूरा निकालना है तो निकाल लो. ये वैल्यू आपकी कितनी है? 70 इंटू हाइट 36, तो 210 प्लस 2100 प्लस 420 इज 2520. 2520 ऐसे भी निकाल सकते हो आप, नॉट ए प्रॉब्लम, है ना. ओके, क्लियर? सभी को क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन दिया कि एक एक्सप्रेशन दिया है और ये किसके बराबर है, ये बता दो. किसके बराबर है कर दिया. देखिए जब भी इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है ना, तो आपको लगता है कि ये सवाल तो हमने किया नहीं. मैं बार बार ये बोलता हूं कि यू डू नॉट बी रेडी फॉर द क्वेश्चन दैट यू नो, यू बी रेडी फॉर, ओके, यू बी रेडी फॉर जस्ट वॉट एवर कम्स आई विल हैंडल. अगर ऐसा एटीट्यूड आपका ना, आप कभी नहीं फंसोगे. जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसा सवाल तो आपने किया नहीं कि रूट के अंदर खूब सारे रूट हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालना है. पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी ना कि जिस तरह से ऑप्शन लिखा हुआ है, डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है. समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा तभी तो इस तरह का आएगा. और यूजुअली हमने प्रैक्टिस करी है कि स्क्वायर रूट जब 2 ही टर्म्स होते हैं, यहाँ 3 टर्म बन रहे हैं बाहर,
तो इसलिए खूब सारे टर्म अंदर लिखे हुए हैं। लॉजिक ऐसे क्लियर होगा। बट एक चीज मुझे साफ साफ यहां दिख रही है कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। क्या है? नेगेटिव है। देखो जरा, √3 में से आपने √5 माइनस कर दिया, नेगेटिव हो गया कि नहीं? और एक टर्म और भी नेगेटिव है, √2 में √5 माइनस कर दिया, नेगेटिव हो गया, एक टर्म और नेगेटिव है। और किसी भी स्क्वायर रूट के बाहर कभी नेगेटिव नहीं आता है। ये पता है कि नहीं आपको कि √x कैन नेवर बी नेगेटिव। ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए आपका ये दोनों आंसर तो नहीं होगा। क्या ये बात सही है? ये उन लोगों के लिए जिनको कोई फॉर्मूला नहीं आता, राइट? ओके। अब जरा एक बात बताओ, आप कि अब आपको देखना है कि कौन सा आंसर अब आपका सही होगा। देखो दो तरीके हैं यहां से, हम डायरेक्टली यहां से भी देख सकते हैं, वो बाद में दिखाऊंगा आपको। इसको ध्यान से देखो, ये जो ऑप्शन आपके सामने लिखा है, ये 2 से बड़ा है या नहीं? यस। क्यों? देखो ये टर्म डिफरेंस पॉजिटिव देगा मुझे, √3 माइनस √2 इज पॉजिटिव। और ये टर्म मुझे क्या देगा? √5, 2 से बड़ा होता है, ओवरऑल 2 से बड़ा हो गया डी ऑप्शन। ए ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपकी 1.7 के आसपास है, और इन दोनों का जो अंतर है ये 2.2 है, ये 1.4 है, 0.8 के करीब नेगेटिव है। ये 0.8 के करीब नेगेटिव है, तो ये वैल्यू 0.9 के आसपास, आई कैन से 1 के आसपास है। नाउ गो टू द क्वेश्चन इटसेल्फ एंड सी। √6 आपका किसके बराबर होता है रफली? आप ऐसे सोचो कि 25 का स्क्वायर होता है ना, 625, 2.5 लिख दो। ये √16 के आसपास है, आई कैन राइट इट 4। ये √10 के आसपास है, आई कैन राइट इट अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये 3.2 लिखना है तो 3.2 लिख दो, 3 लिख दिया। जैसे इसको थोड़ा सा ज्यादा लिखा तो इसको थोड़ा सा कम कर दिया। कैन आई सी दैट दिस वैल्यू वट एवर इज रिटन इज 10 + 2 × ये वैल्यू आपकी कितनी है? -7, और 2.5 आपको देगा माइनस, मतलब 4.5 दे देगा आपको, सॉरी 10 - 4.5 × 2 अप्रॉक्स, राइट? दैट इज अप्रॉक्स 1, which is option A. I'm not saying this is the best method, but yes, you can reject the option and get the answer. Okay. By values. और ऐसे मैंने क्वेश्चन किए थे लास्ट ईयर 17 फरवरी में, या नहीं? ये बताओ आप, ऑप्शन का इस्तेमाल करके, वैल्यूज को रख के, आई डिड गेट द आंसर्स। तो अगर आपको एग्जाम में सपोज करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम वैल्यू रख के तो आंसर निकाल ही सकते थे ना, आंसर आ जाता आपका। एनीवेज, अब अगर इसको आपको प्रॉपर करना है तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो ध्यान से, अगर आप यहां देखो, √6 किससे बनता है? √6 बनता है √3 √2 से, प्रोडक्ट से। √15 बनता है √3 और √5 से। √10 बनता है आपका √2 और √5 से। तो अगर आप ABC को √2 √3 √5 एज्यूम करते हो, तो मैं लिख रहा हूं √3 √2 √5 का होल स्क्वायर। अभी मैं माइनस माइनस का टर्म नहीं लगा रहा हूं, वो आपको लगाऊंगा देख के। बनेगा दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर। क्या इसका सम 10 है? 3 2 5, यस। देन देखो √6 के साथ पॉजिटिव लिखा हुआ है, अगर √6 के साथ पॉजिटिव 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो भी टर्म लेके आएगा तो दोनों प्लस होंगे, दोनों माइनस होंगे। डेफिनेटली मैं दोनों प्लस लूंगा, क्योंकि कहीं भी दोनों में माइनस नहीं है ऑप्शन में, तो ये प्लस हो गया। यहां माइनस लगाऊंगा तभी बाकी दोनों टर्म माइनस में आएंगे, √10 और √15 ये वाले। दैट इज द नंबर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ए ऑप्शन। डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, नॉट डिफिकल्ट। क्लियर? इजियर मत करें, एग्जाम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दैट डिपेंड व्हाट यू थिंक एंड हाउ यू थिंक। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस आपका 3.5 मीटर है, फुल है वाटर से। अगर 15,400 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द इट, देन द ड्रॉप इन द वाटर लेवल इन द वेसल विल बी। देखो ध्यान से, जब आप वाटर बाहर निकालोगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही वाटर बाहर आएगा। मैंने बोला कि लेट से हमने इतना वाटर बाहर निकाल लिया इस वजह से, पूरा मतलब ये जो बाहर वाटर आया ना, लेट से, तो जो वाटर बाहर आ रहा है वो किस शेप में आ रहा है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही आ रहा है। हमें ये निकालना है कि इतने वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग, जो कि आपका 15400, हाउ मच हाइट विल बी ड्रॉप्ड, ये निकालना है। यहां पर रेडियस आपको दिया है 3.5। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर। आई एम आस्किंग कि अगर मुझे दिया है पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h 15400, आई विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन कि पाई r स्क्वायर, अगर r मेरा 7 होता है तो आपको पता है 154 होता है, यहां पर वो 3.5 है। कैन आई आस्क यू, 3.5 का मतलब हाफ है, हाफ होता है तो एरिया 1/4 हो जाता है। मैं सोच भी नहीं रहा हूं मिलीमीटर सेंटीमीटर वॉट एवर। ओके, क्लियर? आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट बिकॉज ऑल ऑप्शंस आर हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। क्या मैं ये आपको पहले कभी बता चुका हूं
कि अगर ऑप्शंस की नंबर ऑफ डिजिट सेम होती है तो आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर की चिंता करनी ही नहीं है, आप अपनी डिजिट मैच करो, कहाँ मैच हो रही है। अब कितने लोगों ने एग्जाम में बैठ के मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया होगा, क्योंकि आप ऑप्शन देखते ही नहीं हो। 2 डिजिट सारे ऑप्शन में, हाउ डू आई केयर, इट इज मिलीमीटर सेंटीमीटर वॉट एवर, आई विल मैच द डिजिट्स, दैट्स इट। क्योंकि मिलीमीटर सेंटीमीटर से क्या होता है, डेसिमल इधर उधर होता है, और क्या होता है। अब आप बताओ मुझे कि क्या मैंने इसको 154/4 लिखा है, आपको कोई तकलीफ है। पाई आर स्क्वायर में अगर आर ही मेरा 3.5 है तो इट विल बी 1/4 इंटू एच बराबर यही लिखा हुआ है, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 जाएगा उधर, अगर 4 उधर जाएगा और कुछ जीरोज आगे लगेंगे तो मेरे आंसर में 4 के आगे कुछ जीरोज होंगे या डेसिमल होगा, कुछ भी होगा। ऑप्शन इज बी, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट, नीदर यू शुड। So I am not talking about anything alien, we have done it previously also. You should know how much you need to calculate. This is also one of the way of saving the time in the exam. कितना करना है वही करना है। अब इसमें यह कि एग्जाम में ध्यान नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप कभी ऐसा सोचोगे ही नहीं ऑप्शन देख के। आप हमेशा जब क्वेश्चन देखते हो यू ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट कंप्लीटली, जैसे सब्जेक्टिव पेपर हो, तो नहीं आएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, बट डरना आपको भी नहीं है, राइट। भले ही आपको थोड़ा मुश्किल लगे, छोड़ के आगे चले जाना, अगला सवाल कर लेना। sec phi into something, sin phi into something, खूब सारी वैल्यू लिखी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन, कैन आई पुट phi is equal to 0 डिग्री? नो, why? cot phi undefined at 0. Can I put phi is equal to 90 डिग्री? नो, tan phi tan 90 undefined. ये दोनों वैल्यू चली गई। जब ये दोनों वैल्यू चली गई तो आपके पास एक ही वैल्यू बाकी है, phi is equal to 45 डिग्री, है कि नहीं है? यस, phi 45 डिग्री इज द ऑप्शन, यस, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, A एंड C ऑप्शन आर एग्जैक्टली सेम एट phi is equal to 25 डिग्री। तो अगर A या C में से कुछ भी सही हुआ, वी डोंट नो व्हाट इज राइट। ये हमें पता लग जाएगा फिर कि ये दोनों सही नहीं है। अगर मान लिया, लेट्स से मैंने कहा कि मान लिया phi is equal to 45 डिग्री आपने लिखा और इसकी वैल्यू निकल के आ गई लेट्स से √2, तो 45 रखोगे तो यहां भी √2 आएगा, यहां भी √2 आएगा। यू कैनॉट डिसाइड, बट दैट मच रिस्क यू नीड टू टेक। या तो आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा या हमें रिस्क लेना पड़ेगा। अगर हमारी वैल्यूज मैच नहीं करेंगी, ठीक है, देन हमें कोई और वैल्यू लेके ट्राई करना पड़ेगा। बट अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे phi is equal to 30 डिग्री पे, देयर इज ए प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है सारे टर्म डिफरेंट हो जाएंगे, sin phi डिफरेंट है, cos phi डिफरेंट है, sec phi डिफरेंट है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू राइट द वैल्यूज। लेकिन अगर आप 45 डिग्री रखते हो तो कम से कम ये तो पता है कि सारी वैल्यूज फटाफट लिख पाएंगे, तो यू कैन टेक द रिस्क एंड गो अहेड। नहीं होगा तो ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे या कुछ वैल्यू रखेंगे। बट फर्स्ट वैल्यू दैट यू विल चेक इन दिस क्वेश्चन विल बी थीटा phi is equal to 45 डिग्री, इवन इफ these two options are same. I'm telling you what I will do, right? Because एक्सप्रेशन में अभी भी सॉल्व नहीं करूंगा तुरंत, until unless ये भी फेल हो जाएगा तो हम कोई और वैल्यू रखना डेफिनेटली इसमें मुश्किल है, मतलब इट विल टेक टाइम, यू नीड कैलकुलेशन स्किल्स, ठीक है। चलो रख के देखते हैं। sec phi sec 45 इज √2, पता है ना। 1 माइनस साइन फाई इज 1 माइनस 1/√2, ये हो गया आपका 2/√2, 1/√2 1/√2 2/√2 को √2 बोलते हैं। देखो 45 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि दैट टाइम लेगा ही नहीं। आपका ये हो गया √2 + 1, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना। साइन फाई, देखो ये सारे टर्म, जो पहला टर्म वही दूसरा टर्म, क्या बनेगा वो आपका देखो बन जाएगा 2 × 2 कर दिया क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए 2 × 1/√2 × 2। आसान है काफी देखने में एटलीस्ट। अब आप कहोगे कि देखो यहां पर क्या क्या चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं। अगर मैं इस √2 को यहां से मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा √2 - 1 और ये गायब हो जाएगा, और ये √2 - 1 √2 - 1 से मिलकर बना देगा 1। ओके, समझना क्या किया मैंने कहा ये √2 गायब हुआ और ये √2 - √2 - 1 + 1 मिलकर 1 बन गया, एक √2 ऊपर बच गया। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना, ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी √2 × 2, ये √2 कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 1/2। 45 पे देखो कौन से ऑप्शन में 1/√2 आ रहा है। चलो शांति मिली कि ये दोनों सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपको 1/2 नहीं दे रहे हैं, दे आर गिविंग यू √2, ठीक है। नाउ ये ऑप्शन है देखो कोसेक फाई × सेक फाई, क्या ये आपको देगा? नहीं, कोसेक फाई और सेक फाई दोनों 1 से बड़े होते हैं, राइट। इनको प्रोडक्ट करोगे बड़ा ही आएगा, √2 × √2 आ जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बचा, ये सही होगा ही होगा, इसकी मजबूरी है, फिर भी चेक कर लो। 1/√2 × 1/√2 इज इक्वल टू 1/2। सो
45 डिग्री एक्चुअली वर्कड, ठीक है, बट अगेन आई एम सेइंग दैट मच करेज यू नीड इन द एग्जाम फॉर दिस क्वेश्चन. देयर इज अ रिस्क, आई टेल यू, बट अगर आप एफिशिएंट सॉल्वर हो तो आपको पता है कि यस, इवन इफ दिस डज नॉट वर्क, यू विल ईदर फाइंड अनदर रूट और यू विल स्किप द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट लेटर, नॉट ए प्रॉब्लम. क्योंकि इतना टाइम भी एग्जाम में नहीं होता ना कि हर क्वेश्चन को दिल से लगा के बैठ जाओगे. ट्राई 45, डज नॉट वर्क, लीव इट, बाद में कर लेना, टाइम मिलेगा तो, है ना. बट अगर आपको ट्रेडिशनली भी इस सवाल को करना है, देन आई कैन ट्राई, वी कैन ट्राई फॉर श्योर. कैसे करेंगे? देखो, अगर ट्रेडिशनली आपको करना है तो कुछ भी नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, आप खुद कर लेना. साइन फाई है, यहां पर 1 + tan फाई है, यहां कॉट फाई को 1/tan फाई रखना, तो ये 1 + tan फाई कॉमन हो जाएगा दोनों में, राइट. जो भी कॉमन टर्म्स हैं उनको आप डिलीट करते जाओ, डिलीट करते जाओ, डिलीट करते जाओ, आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो ये मैं आपको छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, प्रूफ करने की जरूरत है, आई विल डू इट, पर आप करोगे, आप हो जाएगा. टर्म को सिंप्लीफाई करना है रख के. चाहते हो कि करूं? ठीक है, तो कर दूंगा, बट आई फील यू कैन डू इट. नहीं मानोगे? करूं? ठीक है. कोई कह रहा है देखो 30 लगाया और नहीं हुआ. देखिए 30, मैंने वही बोला ना कि वैल्यू जब रख रहे हो तो आप देखो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है पहले. डू इट विथ 45 ना फर्स्ट, 30 तो बाद में करेंगे. भले ही हमें पता है कि 45 में हो सकता है दो ऑप्शन सेम हो जाए, बट 45 इज इजी टू डू क्योंकि वैल्यू सेम हो रही हैं. सो चेकिंग 45 इज ऑलवेज इजियर. सो डू दैट. नहीं आता है छोड़ के बढ़ जाना आगे और सवाल करना. बहुत सवाल होते हैं पेपर में, ठीक है. यू शुड नेवर गेट स्टक इनटू क्वेश्चन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये कर लोगे, प्रोसेस ट्रेडिशनल कर लेना, आसान है. देखिए सवाल कर रहा है एबीसी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट 33 of the total capital, B invest 25% of the remaining and C invest the rest. If the total profit at the end of the year is 162,000, then रेशियो निकालना है तो ए का प्रॉफिट आ ही जाएगा. क्या है आपको पता है कि ये कह रहा है कि देखो जो वैल्यू आप ले सकते हो जैसे दिमाग में, वो 3 एज्यूम कर सकते हो कि टोटल 3 है कैपिटल. 33 1/3 ए ने लगाया, तो ए ने कितना लगाया 1, बाकी बचा 2. बी ने कितना लगाया 1/4 of 2, दैट इज 1/2. तो एक काम करते हैं, इसको सीधे 6 ले लेते हैं. अगर आप इसको 6 ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा 2, 1/3 2 हो गया, 4 बचा, 4 का 25% 1 हो गया. बाकी किसने लगाया? सी ने. ये हो गया. अब कह रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो दिया हुआ है, ए का निकाल दो. ए कितना लगा रहा है? 2 आउट ऑफ, बताओ जरा कितना लगा रहा है ए? 2 आउट ऑफ 6, 2 आउट ऑफ 6 इंटू 162,000, राइट. और ये 1/3 निकल जाएगा जो कि आ गया आपका 54,000. अब देखो ऐसे जो लगाते हैं ना एग्जाम में, इसे कहते हैं समय की घोर बर्बादी. देखो ना, इसे कहते हैं समय की घोर बर्बादी. कॉमन सेंस लगाना ही नहीं है हमें, कुछ भी हो जाए, ठीक है. इतना आसान सवाल उन्होंने इस पेपर में दिया ना, ये आई थिंक इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. अगर कोई 33 1/3% इन्वेस्टमेंट लगा रहा है और टाइम सबका सेम है, तो क्या उसको प्रॉफिट का 1/3 नहीं मिलना चाहिए? ये कौन बताएगा आपको? किताब बताती है आपको? नहीं बताती है, राइट. वो तो लगा देंगे रेशियो लिखा के. दैट्स द प्रॉब्लम. यू डोंट थिंक. आपने आपसे ये सवाल पूछना कि आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा. अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, फिर आप मुझे फॉलो मत करो, ठीक है. पर अगर मैं ऐसा सोचता हूं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स यू शुड चेक. इफ somebody is putting 33 1/3% ऑफ इन्वेस्टमेंट और टाइम ड्यूरेशन सेम है, तो क्या प्रॉफिट उसको 1/3 नहीं मिलेगा? अरे भाई वैल्यू दी होती तब रेशियो निकालते. सीधा दिया हुआ है परसेंटेज, 1/3 इज द आंसर. 1/3 ऑफ 162, 54,000. पेन नहीं उठाना था इस सवाल में, ओके. नहीं, मल्टीपल ऑफ ऑप्शन क्यों चेक करोगे भाई? सीधा दिख रहा है ना 1/3 ऑफ दिस नंबर. कौन सा मल्टीपल? ठीक है. बी अटेंटिव इन द एग्जाम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेशर में रहने से कुछ फायदा नहीं होता है, खुल के रहो. चलो, सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया गया है. ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 24 मीटर, देन द रेडियस. अच्छा एक बात बताओ, आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर पे तो कम से कम ध्यान नहीं दोगे? क्या दोगे? क्या दोगे ध्यान? सारे ऑप्शन में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि डिजिट ऐसा लिखा हो 643
64.3, 6.43, क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है? नहीं भाई। तो हमें क्या टेंशन है कि डेसिमल कहाँ लगेगा? आई डोंट केयर, आई डोंट केयर. So I will not care about millimeter or centimeter. Even if I don't know the conversion, it's okay, right? What I'll do is that स्फीयर का रेडियस दिया है तो आप कहोगे 4/3 इंटू आर क्यूब. आप कहोगे पाई कहाँ चला गया? अरे भाई पाई कट जाएगा, यहां आ जाएगा आर स्क्वायर. ठीक है, आर स्क्वायर इंटू एच. कितना दिया हुआ है आपको? 24. आर की वैल्यू निकालनी है, यही तो पूछा है. आर निकाल लो. अब आर निकालना है तो आप कहोगे ये वैल्यू हो जाएगी आपके 6. तो ये आपका हो गया 8 क्यूब अपॉन 18. हुआ या नहीं हुआ? दैट्स व्हाट यू विल गेट. 8 क्यूब अपॉन 18 हो गया. अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, और कुछ नहीं है, यहाँ आर स्क्वायर है. तो ये आपका हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9. जैसे ही आपने यहाँ 2 देखा और इसको डिवाइड किया, आपको यहाँ मिल जाएगा 4. और आपको आर की वैल्यू कितनी मिल गई? 32/3. 32/3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ओके, कुछ गड़बड़ है क्या? सब तो सही है. ऑल राइट. इन 32/3 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, कुछ तो मैंने मिस्टेक किया. ये वाला 3, ये वाला 3 छोड़ दिया था क्या? जस्ट चेक वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक हियर. सो दिस इज 8 क्यूब अपॉन 18. 18 मैंने लिखा 2 इंटू 9, 4 गया उधर. और जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो अच्छा सॉरी, यस 16/3. 16/3, यस. सो दैट इज 5/1/3. सी ऑप्शन. देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट फिर से वही है कि आई एम अगेन सेइंग कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर के झमेले में नहीं पढ़ना है. अगर आप एग्जाम में पढ़े इस सवाल में तो आप देखो कि आपको काम करना है, राइट? आपको काम करना है कि हाउ नॉट टू गेट इनटू द ट्रैप्स ऑफ द क्वेश्चन. व्हेन यू नो दैट ओनली 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, दे आर सेटिंग ए लाइन, व्हाट यू नीड टू थिंक, यूज इट. ओके, चलें. ये देखो, 3 sides of a triangle given circumference of its circle. ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? परिमाप, परिधि. पहली बात तो ये बताओ कि देखो जब भी ये आपको दिया जाएगा तो आपको पता है, मुझे पता है कि आपको एक फॉर्मूला पता है कि आर जो होता है ना वो ABC/4 डेल्टा होता है, जहां डेल्टा जो है ट्राइंगल का एरिया है. पर ये फॉर्मूला मत लगाना. जब भी कभी तीनों साइड्स दी हैं सबसे पहले चेक करना है कि कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं, कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं. क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है भाई तो फिर हम सीधा हाइपोटेनस का आधा निकालेंगे. और हाइपोटेनस का आधा निकाल के एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए ऑप्शन 53 इंटू 2 पाई. ओके, तो कोई कह रहा है कि आप फालतू में डराते हो. मैं कहाँ डराता हूँ? मैं तो आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप ना डरो, थोड़ा सा सही चीज़ें सीखो. डराने के लिए बहुत लोग हैं आपको, ठीक है? मैं आपको झकझोर इसलिए रहा हूँ कि आप थोड़ा सही चीज़ पे काम करो. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल पता करना है पहले कि है कि नहीं है, क्योंकि 3 साइड्स पता है तो हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल होगा. राइट एंगल ट्राइंगल तो हाइपोटेनस का आधा करके आंसर आ जाएगा, ठीक है? वरना फिर ये तरीका लगाएंगे. अब देखो इसको ध्यान से, एक कॉमन फैक्टर हटा लो. देखो अगर 56, 90, 106 राइट एंगल होगा तो 2 से डिवाइड करने पे 28, 45 और 53 भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा. होगा या नहीं होगा? यस, क्योंकि सारी साइड्स को 2 से डिवाइड करने पर राइट एंगल ट्राइंगल वो रहेगा. अब फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आपको एक प्राइम नंबर मिल गया. अब जरा देखो कि क्या 28 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर इज इक्वल टू 53 स्क्वायर है? दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक, ठीक है? तो अगर आपको स्क्वायर तेज निकालना आता है तो आप कहोगे ये तो 784 है, ये 2025 है और ये वैल्यू आपकी कितनी है? 2809 है. इसका सम देखो कितना आ रहा है. क्या ये आपका 2809 आ रहा है? यस. 84 प्लस 25 इज 109 और ये आपको दे रहा है. क्लियर हुआ सभी को? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, सही है. ये आपको 109 दे रहे हैं ना, 27 और 28 बन गया. तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया 106, सर्कम रेडियस इसका हाफ होती है 53 हो गई. 2 पाई इंटू 53 कितना हो गया आपका? 106 पाई, विच इज ऑप्शन ए.
ओके, ऑप्शन ए। ओके, 29 कह रहा है जो स्पीड है बोट का स्टिल वाटर में वो 18 किलोमीटर पर आवर है और जो स्पीड है करंट का वो 6 किलोमीटर पर आवर है। इन हाउ मच टाइम विल द बोट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। देखो बहुत सिंपल है, जब अपस्ट्रीम जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 18 माइनस 6, जब डाउन स्ट्रीम आएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 18 प्लस 6। यानी इक्वल डिस्टेंस चलने में जो स्पीड्स हैं वो क्या क्या हैं, अपस्ट्रीम स्पीड जो आपकी है वो आपका है 12 और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो आपका कितना है 24 है कि नहीं है, राइट और रॉन्ग? ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन कि अब अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा? आपको टोटल डिस्टेंस पता है कि नहीं? आप एक काम करो, इससे एवरेज स्पीड निकालो पहले। जब डिस्टेंस स्लॉट बराबर होते हैं, जितना गया उतना आया या फिर जितना डी गया उतना ही डी और भी गया, व्हेनेवर टू डिस्टेंस स्लॉट्स आर इक्वल, जो एवरेज स्पीड होती है वो हार्मोनिक मीन होती है। हार्मोनिक मीन होती है आपकी 2s1 s2। देखिए इसके तरीके बहुत हैं, पर मैं अगर कुछ और बताऊंगा शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि मैं एलिगेशन का भी यूज इसमें करके एवरेज निकाल लेता हूं। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई, एवरेज स्पीड 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 निकाला है, तो ये आपका हो गया 38 और ये आपकी वैल्यू हो गई 16। ऑलराइट, यानी एवरेज स्पीड आपकी 16 आ गई। अब टाइम कितना लगेगा? आप कहोगे अगर टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर्स है, 90 दिया हुआ है ना आपको, 90 अपस्ट्रीम 90 डाउन स्ट्रीम, डिवाइडेड बाई 16 विच विल बिकम इक्वल टू 90 बाई 8। इवन फर्दर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यू कैन राइट इट 45 बाई 4। सो आपका हो गया 11 1/4 विच इज ऑप्शन बी। ऑलराइट, अब देखो एक बात बताता हूँ, जो लोग कल हमारे कोर्स की लाइव क्लास में रहे होंगे, मैंने कल आपको कुछ बताया था, ठीक है। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना आप बहुत इत्मीनान से, एक डेटा अभी CDS 2019 में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, CDS 2019, वो भी स्पीड से रिलेटेड डेटा था और अभी मैं कल क्लास में ही पढ़ा रहा था, वो सवाल सॉल्व कर रहा था। तो मैंने आपको एक डेटा बताया था, जो लोग क्लास में रहेंगे उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। और वो डेटा आपका ये था कि अगर आपका वैल्यू ऐसा है 3 और 6, 3 4 6 जो है दे आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब 4 जो होता है वो 3 और 6 का हार्मोनिक मीन होता है। आप ये डेटा खुद भी ध्यान रखना, इस डेटा का इस्तेमाल बहुत बार होता है एग्जाम में, ठीक है। 3 और 6 का हार्मोनिक मीन 4 होता है, आप चेक कर लो। 6 3 जा कितना हुआ 18, 18 2 जा 36, 36 अपॉन 9 4। 3 4 6 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इवन 6 4 3 अगर आपको लिख दो तो भी यही वही है। 4 इज द हार्मोनिक मीन ऑफ 6 एंड 3। क्लियर? अब देखो यहां पर आप डेटा जरा देखोगे तो मैं बताता हूं, यहां डेटा क्या दिया, एक स्पीड आपको दिया है 12, एक आपको दिया है 24। यहां आपको एवरेज स्पीड के लिए हार्मोनिक मीन निकालना है। आप ध्यान से देखो तो आप कहोगे ये है 4 × 3 और ये है 4 × 6, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 × 4, 16 यू कैन राइट डायरेक्टली, अगर आपको इस स्टैंडर्ड हार्मोनिक मीन की वैल्यू का पता है। ध्यान रखना ये कई बार एग्जाम में यूज होता है, 3 4 6 या 6 4 3, 4 इज द हार्मोनिक मीन। तो यू कैन राइट दिस 16 डायरेक्टली एंड यू विल गेट द आंसर मच फास्टर। और इसका इस्तेमाल और भी कई जगहों पर होगा इस डेटा का, तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, क्लियर? दैट्स आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम समापवर्तक वर्त, वो 21 है और LCM 221 टाइम्स है HCF का। इफ वन ऑफ द नंबर्स lies between 200 and 300 then the sum of the digit of the other number। okay, जैसे ये कह रहे हैं, देखो दो नंबर से मान लिया A और B, A और B जो दोनों नंबर्स हैं उनका HCF अगर 21 है तो यू कैन से A is 21x और B is 21y, जहां पर बोलते हैं कि x और y जो है ये को प्राइम है, इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा x और y में, क्योंकि अगर कोई फैक्टर कॉमन होता है x और y में तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 नहीं होता, उससे ज्यादा होता, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं इसका LCM निकालने जाऊं, अगर मैं इसका LCM निकालूंगा A और B का, तो आप कहोगे 21 तो लेना ही पड़ेगा और ये जो दोनों नंबर हैं x और y इनको प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे, इसमें कुछ नहीं था तो इसको पूरा इंक्लूड करो आप, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है।
ये वैल्यू आपको कितनी दी है 221 टाइम्स HCF। HCF कितना दिया हुआ है आपको 21। अगर ये दिया हुआ है तो क्या आपको पता चल रहा है कि x इंटू वाई की वैल्यू आपकी 221 है, और अगर x इंटू वाई 221 है तो आपको ब्रेक करके देखना पड़ेगा, आपको ब्रेक करके देखना पड़ेगा कि इसको कैसे आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, आपको शायद थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये 170 प्लस 51 है, तो ये आपका 10 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स 17 इंटू 13 है। अगर ये 17 इंटू 13 है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस कॉम्बिनेशन में आनी ही है। खैर एक वैल्यू आपकी जो 21 इंटू 13 है ये डेफिनेटली आनी चाहिए 200 से 300 के बीच में, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पर फिर भी अगर आपको चेक करना है तो कर लो। एक नंबर आपका हो गया 21 इंटू 13 और एक हो गया आपका 21 इंटू 17। इस वाले नंबर को ध्यान से देखना, आपका कितना बना, ये बना आपका 260 प्लस 13 273। इसकी जरूरत नहीं है, बस कह रहा था कि एक नंबर है तो उस नंबर को हटाना है, हमें जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर वाला नंबर आएगा 340 प्लस 17 357 आ जाएगा। इसकी डिजिट का सम पूछा है उसने, सम ऑफ डिजिट्स 15 हो गया, डी ऑप्शन। नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे सवाल आपने किए होंगे, राइट? किए होंगे कि नहीं? ओके हाँ जी राइट। सो 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर ली। कई लोग मांग रहे हैं ब्रेक, ठीक है, मुझे भी कुछ काम है तो आज ना परमानेंट ही ब्रेक दे देते हैं आपको। आज अभी क्लास यहीं एंड करेंगे, और अभी मैंने देखे इस वीक में रिजर्व डे रखे हैं, जैसे परसों मैंने क्लास नहीं रखी थी, सैटरडे को क्लास नहीं रखी थी शायद, सो मेरे पास टाइम है। मैं इसी वीक में आपके पेपर सारे खत्म करूंगा। आज 30 क्वेश्चन ही होंगे, बाकी का डिस्कशन हम कल 10:30 पे शुरू करेंगे, ठीक है? बाकी देखिए मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरा इस सीरीज़ का मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, पर अगर आप किसी गलतफहमी में हो बट उससे निकालना भी मेरा काम है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो मेरी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है, बाकी लोगों की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है, जो शायद आपकी बातों में बात मिलाते होंगे, हाँ बोलते होंगे कि नहीं नहीं पेपर करने लायक ही नहीं था। ऐसा नहीं है, ठीक है? तो जो 19 में जा रहे हो आप अपना लेवल थोड़ा रेस करो। देखो आपका पड़ोसी कैसा सोच रहा है ना, वो आपका पैरामीटर नहीं होना चाहिए। आप कितना बेहतर सोच सकते हो वो आपका पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है? डोंट लुक एट द अदर पर्सन एंड जस्ट बी लाइक हिम। आप उससे बेहतर बन जाओगे और क्या कर लोगे, है ना? सो यू हैव नो लिमिट ऑफ थिंकिंग। एज मच एज यू थिंक राइट, द बेटर यू विल बिकम। तो डोंट पुट लिमिट ऑन योरसेल्फ, नीदर यू गेट डिप्रेस्ड। एक दिन में कोई बेहतर नहीं बन जाता, इट टेक्स टाइम। पर अगर आप ऐसा सोचोगे ही नहीं तो कैसे कैसे काम चलेगा, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूं मेरा कोर्स खरीदो, ठीक है? मैंने कब बोला? मैं कह रहा हूं, मैं आपको यही दिखा रहा हूं कि जो मैंने YouTube पे भी चीजें कराई हैं, अगर आपने उस पर काम किया है, इस पेपर को करने के लिए कोई रिमार्केबल कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। इट डजंट नीड एनी रिमार्केबल कॉन्सेप्ट। आपने अगर कोई किताब भी पढ़ ली है तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, पर केवल कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता है। क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एप्टीट्यूड पेपर। आप खुद से काम करो, आपको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम से कम इन सारे वीडियोस को देख के ना इस पे काम करना शुरू कर दो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक बेटर, नथिंग एल्स। थोड़ा बेहतर सोचो, और वो तभी आएगा जब आप खुद काम करोगे। लेट्स से आपने मेरा कोर्स खरीद लिया तो भी कुछ रिमार्केबल नहीं होगा आपके साथ अंटिल यू वर्क ऑन इट। वरना एक बार देखोगे वीडियो की तरह, पिक्चर की तरह देखे और चले गए, फिर कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू मेक इट योर ओन थिंकिंग। ऑलवेज कीप ऑन। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी अप्रोच देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। इफ यू आर कंफ्यूज्ड, इफ यू आर कंफ्यूज मीन्स यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स दैट इज नीडेड, दैट्स इंपॉर्टेंट। बट इफ यू आर नॉट कंफ्यूज देयर इज अ प्रॉब्लम ना, क्योंकि फिर तो आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो बेस्ट है। बी कंफ्यूज। अभी लर्निंग फेज में जितना कंफ्यूज रहना रहो, बट अगर आपने, मैंने बोला कि मैं जो चाहता हूं आप बनो, अगर आप उसका 50% भी बन जाते हो तो आप एग्जाम में बाकी लोगों से बेहतर स्कोर करके आओगे। दैट्स व्हाट आई टेल यू। एवरीवन रीड्स द सेम बुक्स, एवरीवन सॉल्व सिमिलर क्वेश्चंस, बट हु सॉल्व्स इन ए डिफरेंट वे मेक्स द डिफरेंस। अदरवाइज तो क्या है कि जिसकी रटने की स्पीड तेज है, जिसकी तेज करने की स्पीड है, सेम तरीके से वो आगे निकल जाएगा। थिंक बेटर। मैथ्स इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट देन अदर सब्जेक्ट्स। इट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, ओके? तो इसको सही से आप पढ़िए, है ना? बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। आप सारे लोग अच्छे प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जाओ, थोड़ा स्मार्ट तरीके से जाओ, बाकी जो होगा रिजल्ट देखा जाएगा। दैट्स अनदर स्टोरी, उसके बारे में हम नहीं देख रहे हैं। प्रेशर एंड ऑल दीज आर डिफरेंट गेम्स, विल टैकल इट लेटर। अभी वो टाइम ही नहीं है। अभी कौन सा प्रेशर आपके ऊपर है? एग्जाम मार्च में ना, तो अभी तो प्रेशर मत लो ना, अभी तो बस फोकस करो लर्निंग पे, है ना? तो अपना समय ये लगाओ कि आप अपने आप को इन्हेंस कर सकते हो, और इसीलिए मैं पूरा पेपर करता हूं। आई डू नॉट सॉल्व सिलेक्टिव क्वेश्चन एवर, कि 5 क्वेश्चन किया और मैं चला गया। आई विल डू ऑल द पेपर्स, 13 करूंगा, 12 करूंगा, सब करूंगा। यू मेक योर ओन जजमेंट,
राइट। और अगर आपके दिमाग में अभी है कि ये संभव नहीं है ना, ये चीज़ मत सोचो। इस पर जब आप काम करोगे ना, आप खुद ये चेंज महसूस करोगे आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। बट इफ यू लीव इट, नथिंग वर्क्स। 2 दिन में क्या होता है यार? 2 दिन में तो आप गिनती भी नहीं सीख पाए थे, 1 2 3 4 बचपन में सीखे थे क्या? नहीं, यू टुक लॉट ऑफ टाइम ना, वरना आपका 18 के बाद 21 आ जाता था। दैट मिस्टेक्स यू मेड, आई टेल यू। एवरीथिंग टेक्स सम टाइम टू गेट सेटल्ड, बट इफ यू गिव दैट टाइम, इट विल हैपन। यू विल स्टार्ट थिंकिंग। जब जीवन में कभी सोचा ही नहीं तो सोचोगे तो तभी तो। मैं ट्रिक नहीं पढ़ाता हूँ, ये लोगों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं ट्रिक्स पढ़ाता हूँ। मैं कोई ट्रिक नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको बेहतर सोचना सिखाता हूँ। बाकी सारी चीज़ें जिसको आप ट्रिक बोलते हो व्हाटएवर, वो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/3% कैपिटल है, तो ये सोचना कि 1/3 प्रॉफिट मिलेगा क्या है कोई कमाल है? दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंकिंग यू मस्ट हैव, बट यू डोंट प्रैक्टिस इट एंड बुक्स डोंट राइट इट। आई टेल यू, बुक्स डोंट राइट इट। बुक्स में सॉल्यूशन लिख देते हैं 2 3 4, हो गया काम। क्लियर? कीप फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब, आई विल ट्राई टू मेक यू एज बेटर एज पॉसिबल। और जितना कंटेंट यूट्यूब पे भी है, आप उसको अगर फॉलो करोगे तो आपको कम से कम थॉट प्रोसेस मिल जाएगा कि मुझे कैसे सोचना है। आप कहीं भी पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता, आप किताब से पढ़ रहे हो, आप दूसरे टीचरों से पढ़ रहे हो, पढ़ो। बट एटलीस्ट जब क्वेश्चंस आपके सामने है ना, एटलीस्ट यू ट्राई टू थिंक। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू दैट, जहां भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कोई समस्या उसमें नहीं है ना। टीचर हर कोई अच्छा पढ़ाता है आपको, लेकिन चीज़ों को सही तरीके से करना आना चाहिए। तो मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे करो, ऐसे सोचो, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, कई ऐसे इंडिपेंडेंट बच्चे हैं जिनसे मेरी क्लासेस नहीं भी ली हैं, बट दे हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस थिंकिंग को खुद ही अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब उन्हें एक बार रास्ता मिल गया कि यार मुझे ऐसे काम करना है, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, दे इम्प्रूव्ड। So it is not something that mandatorily you have to take my course. No. Work on your own content. जब भी सवाल लगा रहे हो किताब में, इधर उधर कहीं भी, सही से सोचो. That's it. That's important. Alright, चलो बाय बाय, मिलेंगे कल 10:30. डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा मैं. थैंक यू सो मच.